थैंक यू भैया। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को बेटा मेरा प्रणाम। जल्दी से मुझे बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को नजर आ रही है क्या उनकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति। मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले आप लोग बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए है, कोई मुझे बताएगा क्यों? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए है क्योंकि कल हमारा नीट का एग्जाम था और 2026 विल बी द ईयर जब मेरे इन पिदक्कों का, छुटंकी और छुटंकियों का क्या होगा, नीट का एग्जाम, राइट? तो आप लोग का भी दिन आएगा ऐसे बेटा, बहुत जल्द आएगा, ऐसा नहीं है, आप याद रखना कि बहुत जल्द आएगा। नहीं नहीं, फ्रॉग है इसलिए नहीं कह रहे मैम आज फ्रॉग पढ़ना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि तुम सपोले हो और सपोले फ्रॉग पे अटैक करेंगे इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का पहली बात तो डेट है 6 मई 2024। कल आपके सीनियर्स का बेटा एग्जाम हुआ था और आपके वही सीनियर्स जो बेटा अर्जुना और लक्ष्य से पढ़े हुए हैं। और अगर आप लोग मुझे कहीं पे भी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली अपने मार्क्स शेयर किए और मैं बहुत सारी स्टोरीज भी लगा रही थी और पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए हैं जो अर्जुना और लक्ष्य से पढ़े हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बेटा देखो आज की क्लास में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कल जो पेपर आया था वो कैसा आया था। वैसे तो कंपटीशन वाला चैनल पे जूलॉजी पेपर की एनालिसिस डली हुई है, आज सुबह सुबह ही गई है, आप वो भी देख सकते हैं। बट आपको मैं बैच में पढ़ा रही हूं तो मुझे आपको बताना जरूरी है कि कैसा पेपर आया था। और कैसा पेपर आया था ये अपने मुंह से बताने से अच्छा है कि मैं आपको दो क्वेश्चंस जो अभी आपने बस एक ही चैप्टर पढ़ा है, आपने एक ही चैप्टर, वो भी पूरा नहीं पढ़ा है, अभी फ्रॉग पढ़ना बाकी है, कॉकरोच पढ़ना बाकी है, लेकिन अभी तक जो तुमने पढ़ा है बस 8 क्लासेस में, सिर्फ 8 क्लासेस में तुमने जो पढ़ा है उसमें तुम्हें 8 मार्क्स मिल सकते थे। आप इमेजिन कर सकते हो द पावर ऑफ अर्जुना बैच, द पावर ऑफ क्लास नोट्स, द पावर ऑफ एनसीईआरटी एंड द पावर ऑफ क्लास नोट्स क्या है वो आपको अभी मैं 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो आपके 8 क्लासेस में आपने पढ़े और आपको 8 नंबर मिल जाता। ठीक है, तो वीडियो पॉज आ रहा है, मैं एक बारी चेक करा लेती हूं कि कहीं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं चल रहा है। मैम फोन में ओपन नहीं हो रहा है, हाँ चेक करो, पिछले दिन भी आप लोग बोल रहे थे हो रहा है पर हो कुछ नहीं रहा था। चेक कीजिए, हर जगह पे चेक कर लीजिए, एक बार बैक करके भी चेक कर लीजिए, हर जगह पे ऐप इज नॉट वर्किंग, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ऐप काम करता है कुछ लोगों का नहीं भी करता है, तो कृपया करके प्लीज एक बार चेक करा लीजिए। वेब इज नॉट वर्किंग, बेटा एक सेकंड दे दो, मैं चेक करवा रही हूं। ठीक है, मैं चेक करा रही हूं कि आवाज वगैरह सबके पास क्लियर जा रही है कि नहीं। ठीक है, कोई लोड मत लो। एक बात मुझे बताओ, तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नाउ नो लैग, नो एरर, पक्का सब क्लियर है? बेटा एक बारी चेक करा लेना, फिर भी चेक करा लेना, जो भी इनको देखते हैं टेक्निकल जो भी लोग हैं उनको एक बारी चेक करा लेना। ठीक है, बाद में मुझे दिक्कत नहीं पता चलनी चाहिए कि किसी बच्चे को तकलीफ हुई है। यस, ऑल गुड ना? रिफ्रेश कर लो एक बारी। तो बेटा देखो आज की थोड़ी 5-10 मिनट की क्लास थोड़ी ज्ञान की क्लास होगी। ठीक है, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी कि क्लास नोट्स की पावर क्या है और नोट्स से सब कुछ आता है। ये मैं कई बार आपको डे 1 से बोल रही थी, बेटा आपके नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग एट ऑल।
और जो जूलॉजी का पेपर आया था, आप विश्वास मानो इतने बच्चों के मैसेजेस है, मैं आपको नाम लेके बता सकती हूँ जो मेरे अर्जुना और लक्ष्य और यकीन से पढ़े हुए बच्चे हैं, 180 में से 180 आए हैं। जूलॉजी का पेपर इतना बढ़िया पेपर था, फुल मार्क्स स्कोरिंग पेपर था बेटा। तो एक ऐसा पेपर था जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते थे, और एक टीचर के लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है कि बच्चा फुल मार्क्स लेके आ रहा है। तो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया हमारे फुल मार्क्स आ रहे हैं, और ओवरऑल भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जूलॉजी में खास करके 180 और 180 आ रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बोलती थी क्लास अटेंड करना क्यों जरूरी है बेटा, क्लास नोट्स क्यों जरूरी है, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको बोलती हूँ वो क्यों जरूरी है, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कुछ भी नोट्स के बाहर नहीं आता। और नोट्स हम क्या लिखते हैं बेटा, एनसीईआरटी लिखते हैं, तो पेपर एनसीईआरटी से आया था, पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से आया था, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आया था, फुल मार्क्स स्कोरिंग पेपर आया हुआ था। ठीक है, एक बात तो ये है कि बहुत बढ़िया पेपर रहा, और मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि जब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दो, तो आप में से कई सारे सपोला आर्मी होंगे जो मुझे ये बता रहे होंगे कि मैम देखो हम आपके 2024 अर्जुना बैच के थे, और मैम हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया है और हमारा इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेहद ही खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, और ये उम्मीद मुझे हर साल के अर्जुना और हर साल के लक्ष्य और हर साल के यकीन बैच से भी रहता है। जब कोई बच्चा अर्जुना में आता है तो मैं उससे कहती हूँ बेटा तेरा चांस है कि तू बिना ड्रॉप लिए क्रैक कर सकता है एक बारी में, अगर तू क्लास को बहुत ध्यान से फॉलो करे। अगर तू क्लास को बहुत ध्यान से फॉलो करे तो एक बारी में नीट क्रैक कर सकता है, एक बारी में, एक अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर सकता है। ठीक है बेटा, वॉइस तो बिल्कुल लो नहीं है बेटा, स्पैमिंग मत करो, स्पैमिंग मत करो, वॉइस तो बिल्कुल लो नहीं है, इससे ज्यादा तो बेटा आवाज नहीं निकल सकती है, मैं फिर भी पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी अभी सबसे पहले, और पोल कराऊंगी, और आपका ये नीट में आया हुआ सवाल है, इस साल का नीट में आया हुआ सवाल है। अगर पोल नहीं भी होता है तो पोल का लोड मत लेना। ठीक है, एक बच्चा कह रहे हैं मेडिजी लेना जरूरी है क्या, तो उस पे भी मैं भी आऊंगी, उस बुक पे भी मैं भी आती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है जूलॉजी मेडिजी की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा, क्या पोल कराऊंगी, 2 क्वेश्चन है जो तुमने, आवाज एक बारी चेक करना कि धीरे तो नहीं आ रही है। ठीक है, चेक कर लेना एक बारी, ये देख स्पैम कर रहे हैं, है ना। तो आपसे वो 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे है, चीटिंग मत करना, अभी देखना मत। ठीक है ना बेटा, एक बारी आवाज अगर सही है तो, अगर आवाज सही है तो एक बारी बेटा थम्स अप दे दो, अगर आवाज सही नहीं है तो थम्स डाउन दे दो, मैं समझ लूंगी। क्योंकि आवाज सही आ रही है बेटा, हमारे यहाँ पे 4 लोग बैठ के अलग अलग चीजों से चेक करते हैं बेटा। प्लीज आप लोग ईयरफोन लगा के सुना कीजिए, बिना ईयरफोन के मत सुना कीजिए बेटा, बिना ईयरफोन के मत सुना कीजिए बेटा। इससे ज्यादा तो जोर से नहीं बोला जा सकता, मैम की बैंड बज जाएगी बेटा, वॉइस बॉक्स फट जाएगा, लैरिंग्स फट जाएगा, फिर तुम्हें कौन पढ़ाएगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा बेटा। ठीक है, अच्छा सुनिए, आज हमें क्या पढ़ना है बेटा। हाँ, ज्यादातर थम्स अप ही आ रहे हैं, मुझे थम्स डाउन तो अभी तक दिखा नहीं है, बहुत एक आधा थम्स डाउन दिख रहे हैं, यानी कि आवाज मोस्टली सही जा रही है। वॉल्यूम अप आप कीजिए। आज हमें न्यूरल टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को कंप्लीट करना है, और आज हमें फ्रॉग पार्ट 1 करना है। एक सेकेंड, आज हमें फ्रॉग पार्ट 1 करना है। देखो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, बेटा देखो, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो बहुत खुश होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सिलेक्शन हो रहा है। चलो अभी तो कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ जब आएगी तो पता चलेगा। बट कई लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों के थोड़े कम अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कई लोगों के किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी सब्जेक्ट में कम अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बेटा हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये एक इकलौता जीवन का एग्जाम नहीं है जो देना है, ये पहला एग्जाम है, और कोई एक सिंगल एग्जाम बेटा ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कैसे हो या आपका करियर आगे कैसा होगा। आपके सामने आपके टीचर्स में भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था और शायद क्लियर नहीं हुआ, और मैं उसका एक खुद भी एग्जाम्पल हूं। तो ऐसा नहीं होता कि बेटा आपका नीट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप फेलियर हो गए, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं है। क्योंकि कई बच्चे अपने आप को इतना दुख देते हैं इस बात पे। कई पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है, बच्चे को एक चीज फॉलो करनी चाहिए, वो है ईमानदारी से प्रयास करना है, बहुत ईमानदारी से प्रयास करना है, मेहनत अपनी पूरी 100% करनी है। बट बाई चांस किसी भी बेटा XYZ रीजन से अगर आपका 2, 4, 5 या किसी भी कारण से रह भी जाता है तो प्लीज आप अपने आप को बेटा इतना छोटा मत फील करवाइए। आप अपने आप को बेटा ये मत फील कीजिए कि मैं किसी लायक नहीं हूं।
आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जो गिर के फिर से उठे हैं बेटा, जिनका शायद नीट में नहीं हुआ, और शायद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जिनमें वो उसको क्लियर कर पाए होंगे, लेकिन दे केप्ट ऑन डूइंग देयर वर्क, दे केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। आप जब काम करते रहते हो बेटा, तो आप यू आर नॉट अ फेलियर, यू ऑलवेज लर्न बेटा, यू ऑलवेज लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स, और इवेंचुअली आप बढ़िया जगह पे पहुंच जाते हो बेटा। अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए मैं बोलना चाहती हूं जिनको ये लग रहा है कि उनका किसी भी कारणवश बेटा थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक बारी, क्या आप लोग तैयार है? पहले क्वेश्चंस कर लें, एक बारी क्वेश्चंस कर लें। यस एवरीबॉडी, चलिए जी। सबसे पहले तो बेटा मैं दिखाना चाहती हूं आप लोगों को कि आपके जूलॉजी के नोट्स से क्वेश्चन आया है, और क्लास अर्जुना और लक्ष्य, मैं लक्ष्य के बच्चों को भी दिखाऊंगी, लक्ष्य के बच्चे भी कह रहे थे, उनको भी फ्राइडे वाली क्लास में जो पढ़ाया था बेटा एग्जैक्टली वही चीज आ गई, और तुम्हें भी जो चीज पढ़ाई थी एग्जैक्टली अभी परसों की क्लास में, वो एग्जैक्टली वही वाली चीज आई है जो अभी मसल्स की हमने पढ़ी थी। तो एक बारी मैं क्वेश्चन कराती हूँ सबसे पहले, ताकि थोड़ा और जोश आए, तुम्हें फील आए कि जिस क्लास में बैठे हो बिल्कुल सही क्लास में बैठे हो बेटा, जिस क्लास में बैठे हो, जिस जगह पे हो बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आप ऐसी क्लास में बैठे हो बेटा जहां अगर आपने बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई की, आपने मैम की बातों को फॉलो किया, मैम के नोट्स को फॉलो किया, तो आप समझो आपके जूलॉजी में 180 और 180 आएंगे। ये प्राउडली बोल पा रही हूं क्योंकि पेपर जब कल का देखा तो बहुत दिल खुश हो गया, और बच्चों के मार्क्स देखे तो भी दिल खुश हो गया, ठीक है। तो चलिए चलिए चलिए, ये सवाल आया था, इसको एक बारी बेटा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जल्दी 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 एक पोल क्रिएट करने की कोशिश करती हूं मैं, ठीक है। एक पोल क्रिएट करने की कोशिश करती हूं मैं, जल्दी जल्दी। हमारी बुक नहीं आई बेटा, बुक प्री ऑर्डर्स की थी ना, तो प्री ऑर्डर में तो थोड़ा वक्त लगता है। चलिए पोल मैंने क्रिएट किया है, एक बारी कोशिश कीजिए। आप बेटा कमेंट्स में आंसर दे देना अगर आपके पास पोल नहीं आया तो, आप कमेंट में आंसर दे देना अगर आपके पास पोल नहीं आया तो, ठीक है। 3 type of muscles are given as A, B, C. Identify the correct matching pair along with their location in the body. अभी समाप्ति एक्सप्रेस कराऊंगी। पिछली क्लास में पढ़ा था स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, हाँ या ना? पिछली क्लास में पढ़ा था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है कल के पेपर में। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, कितना आसान है आइडेंटिफाई करना। देखो ये ब्रांच दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है, तो ये आपका कार्डियक मसल है, ये आपका स्केलेटल मसल है। ए स्केलेटल है, बी इनवॉलेंट्री है कह सकते हैं, बट सी स्मूथ मसल नहीं है, ए इनवॉलेंट्री नहीं है, ए स्मूथ नहीं है। तो बहुत क्लियरली आपको बेटा पता चल रहा है, ए जो है स्केलेटल मसल है, ए जो है स्केलेटल मसल है, बी स्मूथ है, सी कार्डियक है, कार्डियक हार्ट में लोकेटेड है, स्मूथ आपके स्टमक में लोकेटेड है, स्केलेटल मसल्स आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप में। बिल्कुल बेटा हलवा सवाल आया हुआ है, जो आपने देखो जो आपने लिखा था बिल्कुल वही पेपर में आया। पोल स्टॉप कर देते हैं, आंसर ऑप्शन डी। एक बारी रिजल्ट चेक कर लेते हैं, इसमें भी बेटा नलायकी अगर करोगे, वैसे तो 93% क्लास का रिजल्ट सही आया है। लीडर बोर्ड प्रिया 7, सिद्धार्थ, वैभव, छवि, पार्थ, शाश्वत, आंचल, वानी एंड प्रभात 93%, बट ये वाले बच्चों ने बेटा मूर्खता की है अभी भी। चलिए मैम ये क्वेश्चन देख के बहुत खुशी हुई थी, और जब आप नीट 2026 दोगे तो आपको हर क्वेश्चन देख के खुशी होगी, लेकिन अगर आपने क्लास में पढ़ाई की है तभी, वरना तो बेटा मौत आएगी। ये आपने एपिथेलियम में पढ़ा था, अब कोई बोलेगा ही नहीं बेटा नोट्स के बाहर से आएगा क्या मैम, कहां से आता है पेपर मैम, कहां से आता है। अगला क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी जल्दी। आंसर तो लिखा हुआ है भाई, जिसने पेपर सॉल्व किया उसने गलत भी किया है, तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसने सही सॉल्व किया हो, जरूरी नहीं है कि उसने सही सॉल्व किया हो। आपको ये बताने का पर्पस है सिर्फ कि आपके क्लास के नोट्स में से पेपर आया, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा, बच्चे को कॉन्फिडेंट फील होता है ना बेटा। हम भी एज अ स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करते थे कि हाँ यार जो बोल रही है मैम बिल्कुल वैसा ही। और कल यूट्यूब पे भी एक वीडियो आएगी, पूरे पेपर की एनालिसिस की जाएगी बेटा 11th और 12th में। आपको दिखाया जाएगा कि कहां कहां से नोट्स में पढ़ाया गया है, लक्ष्य में और अर्जुना में। उस जूलॉजी के पेपर की एनालिसिस आएगी, मैं आप लोगों को बता दूंगी, आपको देखने का मन हो आप देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड एक ही पढ़ा था बेटा, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल, तो हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड्स गॉबलेट सेल्स, एक ही है। इन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की बेटा ऑप्शन चेंज करने में, इन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की ऑप्शन चेंज करने में। ए का हो गया 3,
कंपाउंड एपिथेलियम, बेटा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी याद है, मॉइस्ट सरफेस, और बाहर स्किन में होता था केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एंडोक्राइन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, बेटा पैंक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, है ना। और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। एक यूनिसेल्यूलर में तुमने लिखा था गॉबलेट, बाकी तो मैक्सिमम मैंने कहा था सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हाँ या ना। इससे ज्यादा हलवा सवाल तुम नीट में बेटा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आसान तुमको सवाल दे दें। चलिए शो रिजल्ट 93.57, ये क्या बात है बेटा, पहले भी 93.57, अभी भी। साध, प्रिया, अक्षित, मृणाल, वैभव, गरिमा, पुलस्त्य, प्रभात, अर्पण एंड अंकित, वेरी वेरी नाइस। बेटा मैं जो बच्चे पूछ रहे हैं ना जूलॉजी मेडिजी के बारे में, मैं एकदम लास्ट में उसे एड्रेस करूंगी। अभी मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। मेडिजी के बारे में आप जो एक दो बातें पूछ रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बुक मेरे पास बेटा आ चुकी है, आप लोगों के पास भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। ये बुक आप लोगों के पास भी बहुत जल्द आने वाली है। एक्चुअली प्री ऑर्डर्स में थे, तो जिन बच्चों ने अभी ऑर्डर किया है वो प्री ऑर्डर्स में थे, बहुत जल्द आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। अच्छी किताब है, अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वेट करना पड़ता है। ये हार्ड कॉपी मेरे पास भी पहली आई है, तो मैं भी आज अपनी किताब को पहली बार देख रही हूँ। इसको लेना है या नहीं लेना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, लेने से क्या फायदा होगा, ये मैं लास्ट में आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। समाप्ति एक्सप्रेस से क्या आप लोग बेटा तैयार हैं, जल्दी बताएंगे। प्यारी बुक लग रही है ना बेटा, बहुत प्यार से बनाई गई है, एक एक चीज आप लोगों के लिए क्यूरेट की गई है, प्योरली हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लिखे गए हैं। तो हर चीज के पीछे मेहनत लगती है बेटा, आप भी मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे, तभी मिलके आपका बेटा सिलेक्शन हो पाएगा। जल्दी से सपोल आर्मी मेरे को बताएगी। यस एवरीबॉडी, अरे भाई ग्रीन टी है, ग्रीन टी नारायको, पढ़ाई पे ध्यान दो। समाप्ति एक्सप्रेस के लिए क्या तैयार हैं आप लोग, यस एवरीबॉडी। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था मैम, हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था मैम मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब मैम वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन बेटा किताब नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब होता है मैम मसल्स की लेंथ छोटी हो जाना। लेकिन मैम मसल्स की लेंथ से छोटी नहीं होती, बल्कि मसल्स को स्ट्रेच भी किया जा सकता है, पुल भी किया जा सकता है, जिसका मतलब होता है मसल्स आर एक्सटेंसिबल। पर मैम मसल्स को चाहे पुल करो चाहे कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स वापस से अपनी साइज में वापस आ जाती है, बिकॉज मसल्स आर इलास्टिक। फिर हम बात करते हैं मसल्स आर एक्साइटेबल। क्यों एक्साइटेबल, क्योंकि मसल्स को छेड़ा तो वो गुस्सा हो जाती है, मतलब ऐसे नहीं जैसे कई लोगों को पोक करो तो वो पोक हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मसल्स को भी जब स्टिमुलस दो तो मसल्स रेस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट में, यानी कि मसल्स होती है बेटा, मसल्स होती है एक्साइटेबल सेल्स। तो एक्साइटेबल, इलास्टिक एंड मसल्स आर एक्सटेंसिबल एंड मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, नीट का पेपर यहीं से बन रहा है, बिल्कुल अटेंशन चाहिए आपकी क्लास में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो हमने कहा था देखो बेटा मसल्स का जो सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया है, वैसे तो वो डिटेल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे, बट थोड़ी बहुत बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मैम देखो जब हम मसल्स को अंदर से देखते हैं, तो जैसे हमने अभी न्यूरल टिश्यू पढ़ा था, तो न्यूरॉन में उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आपने पढ़ा न्यूरल टिश्यू में कि वो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। वैसे ही जब आप मसल्स के अंदर देखते हो, मसल्स के सेल दिखते हैं आपको, जैसे न्यूरॉन नर्व सेल होता है, वैसे मसल के अंदर मसल का सेल होता है जिसे मसल फाइबर्स बोलते हैं। और जब मसल फाइबर के अंदर देखो तो उसके अंदर और छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें मायोफाइब्रल्स या मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, जो डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अभी तो हमने देखा कि मसल के अंदर होते हैं मसल के सेल्स जिन्हें बोलते हैं मसल फाइबर, और ये मसल फाइबर मैम अरेंज होती है पैरेलली अरेंज होती है, बट इनका शेप और इनकी प्रॉपर्टी, इनकी शक्ल सूरत हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स में वेरी करती है। तो बेटा मेरे सपोलो आंख बंद करके एक बार रिवाइज करो। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, फ्यूजिफॉर्म मसल फाइबर, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर। फ्यूजिफॉर्म मतलब टेपर्ड होते हैं, बिल्कुल टेपर्ड, बंद बंद टाइप के होते हैं एट दी एंड्स। फ्यूजिफॉर्म बोलो या स्पिंडल शेप बोलो स्मूथ मसल्स के लिए। स्केलेटल मसल्स आप बोलते हो अनब्रांच्ड, स्मूथ मसल्स अनब्रांच्ड, कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड।
फिर आप बोलते हो यहाँ पे, मैं स्केलेटल पहले बोल रही हूँ, फिर स्मूथ बोल रही हूँ, फिर कार्डियक बोल रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बोलते हो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्मूथ आप बोलते हो यूनि न्यूक्लिएटेड, कार्डियक आप बोलते हो बेटा यूनि न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल्स पेरिफेरल न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल्स सेंट्रल में न्यूक्लियाई, एंड कार्डियक मसल फाइबर बेटा सेंटर में न्यूक्लियाई। स्केलेटल मसल फाइबर को स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हो क्योंकि प्रोमिनेंट डार्क और लाइट बैंड्स आपको दिखती हैं, स्ट्राइएशंस दिखती हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स को बोलते हो बेटा नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्राइएशंस होती है लेकिन वो प्रोमिनेंट होती है। कार्डियक मसल्स में बेटा जो स्ट्राइएशंस होती हैं वो फेंट स्ट्राइएशंस होती हैं, हल्की स्ट्राइएशंस होती हैं, लेकिन वो भी स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स हाई ब्लड सप्लाई, स्मूथ मसल्स लो ब्लड सप्लाई, कार्डियक मसल फाइबर अबंडेंट सबसे अधिकतर ब्लड सप्लाई। स्केलेटल मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल स्लो कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल फाइबर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल जल्दी थक जाती हैं, इजीली फटीग, स्मूथ मसल धीरे थकती हैं, स्लो फटीग, कार्डियक मसल नेवर गेट फटीग। अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो नेवर गेट फटीग अंटिल एंड अनलेस टपक लिए, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ हो गई तो, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं बेटा स्केलेटल मसल्स के बारे में कि ये जो होती हैं इनमें कोई जंक्शंस आपने नहीं पढ़े। स्मूथ मसल्स में आप एक गैप जंक्शंस पढ़ सकते हो जो उनको यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है क्योंकि इंफॉर्मेशन साथ जाती है। कार्डियक मसल्स में भी बेटा गैप और एडहेरिंग जंक्शन का कॉम्बिनेशन है जो उनको यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। तो स्मूथ में तो सिर्फ गैप जंक्शन होता है लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल फाइबर में ही होती है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं बेटा एग्जांपल्स, तो कार्डियक मसल फाइबर का होता है हार्ट एग्जांपल, स्मूथ मसल फाइबर के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपका टमी हो गया, टमी नहीं, जैसे आपका स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन होगी, आपकी ब्लड वेजल्स हो गई, आपकी आइरिस, आंखों में आइरिस मसल्स, सिलियरी मसल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है। और आपकी स्केलेटल मसल फाइबर जैसे आपकी फेशियल मसल्स हो गई, आपकी बेटा यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स, ये आपकी वॉलंटरी मसल्स होती है। अच्छा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी भी आपने पढ़ा था, आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलंटरी मसल्स होती है। मैंने सोचा और मैं ये कर पाई कॉन्ट्रैक्शन, मैंने सोचा मैं अपने फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाई, है ना, तो दीज आर वॉलंटरी मसल्स अंडर दी कंट्रोल। लेकिन ऑफ कोर्स चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, नर्वस सिस्टम से ही ऑपरेट हो रहा होगा, बट ये आप सोचोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। फिर आप बात करते हो बेटा न्यूरल टिश्यू की, न्यूरल टिश्यू में आ जाओ। न्यूरल टिश्यू में आप बोलते हो मैम दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। आपने कुछ कुछ पॉइंट्स इनके बारे में लिखे थे, देखो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा पार्ट होता है आपका न्यूरोग्लियल सेल। ये मेजर सेल्स होते हैं परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज, लेकिन अगर आप न्यूरॉन की बात करो तो न्यूरॉन एक्चुअल में नर्व सेल है। न्यूरल टिश्यू का जो मेन सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो होता है एक न्यूरॉन। वो एक्साइटेबल होता है, यानी कि उसको भी स्टिमुलस दो, रेस्पॉन्स शो करता है, उसमें कंडक्शन होती है, जैसे करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू, वैसे ही आपके न्यूरॉन्स के थ्रू बेटा इंपल्स, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे न्यूरल वाले चैप्टर में, इंपल्स ट्रैवल करती है जस्ट लाइक करंट। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं मैम, वो ना ही कंडक्शन शो करते हैं और ना ही वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, लेकिन मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग करते हैं न्यूरल टिश्यू की। सपोर्ट और पैकेजिंग कैसे करते हैं आज हम बेटा एक डायग्राम के थ्रू से समझेंगे। हमारा सिर्फ न्यूरॉन का एक डायग्राम बचा हुआ था, बाकी हमने सारा कुछ लिखा हुआ था। न्यूरोग्लियल सेल्स में आपने दो एग्जांपल्स लिखे थे, श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगेन बेटा इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ने वाले हो। तो ये माइलिन शीथ बनाती है और ये माइलिन शीथ ही पैकेजिंग का काम करती है। कैसे होगा ये अभी पढ़ेंगे, पहले मुझे बता दो डन 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 अगर हो गया है। थैंक यू मैम फॉर समाप्ति एक्सप्रेस, इट्स वेरी वेरी यूजफुल, थैंक यू। टॉपिक स्टार्ट करिए बेटा, एक बारी जल्दी से मुझे बता दो, क्या न्यूरॉन पढ़ना स्टार्ट करे बेटा? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा पढ़ के आना, करके आए हो मेहनत या डब्बा गोल करके आए हो? जल्दी बताओ। गरम हो रहा है, क्यों गरम हो रहा है? पक्की बात बेटा, हेडिंग डालेंगे न्यूरल टिश्यू, तो आपने हेडिंग डाल दी थी। अभी जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन,
नीट में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बेटा। डब्बा गोल बोलोगे ना तो फिर देखो नीट में भी डब्बा गोल होगा। अगर डब्बा गोल करके आए हो, पढ़ के नहीं आए हो, जो भी क्लास में होमवर्क दिया जाता है बहुत सिंसियरली फॉलो करो। आपको पता भी नहीं है कि आपको कितनी, मतलब सही बता रही हूं यार, आपके पास कितना टाइम है, अभी 11th में हो यार। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। वो वाली खुशी को हमेशा इमेजिन किया करो कि मैं कितना अच्छा फील करूंगा या करूंगी जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी कि इतने नंबर आए हैं, मैं अपने मैम को बताऊंगी इतने नंबर आए हैं। जब वो सिनेरियो इमेजिन करोगे ना तो इतनी खुशी होगी। बेटा उस चीज के लिए पढ़ाई करो यार, बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास। प्लीज प्लीज पढ़ाई करो बेटा। लास्ट में अफसोस करने से, एक्सक्यूजेस देने से फिर बेटा कुछ नहीं मतलब बनता है। डायग्राम ऐसे बनेगा और डायग्राम की लेबलिंग ऐसे होगी, डायग्राम की लेबलिंग ऐसे होगी और डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करो फटाफट से, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलती हूं बेटा, जैसा सोचोगे ना वैसा ही बनोगे। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी में ही बेटा लूप में उसके फंस जाओगे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे बेटा, हमेशा ध्यान रखो। तो उस दिन को इमेजिन क्या करो कि यार जब मैं 2 साल के बाद पेपर दे के आऊंगी ना तो पेपर अच्छा होगा तो उस दिन कैसा कैसा फील करूंगी मैं, कैसा मेरे पेरेंट्स को जब मैं बताऊंगी तो वो कैसा फील करेंगे, जब मैं टीचर्स को बताऊंगी तो टीचर्स कैसा फील करेंगे, मैं खुद कैसा फील करूंगी। उसकी खुशी जब आप बेटा इमेजिन कर पाओगे ना तो रियल में तो जब वो चीज होगी ना तो उसके 100 टाइम्स ज्यादा अच्छा फील कराएगी। 100 टाइम्स अच्छा फील कराएगी। डायग्राम पेंसिल से बनाओ बिल्कुल, आई प्रॉमिस यू। और बेटा पता है ये छोटी छोटी सी बातें आप बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, अभी अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने ये चीज बेटा बहुत फील की है। कई बार अपने जीवन में ना क्या होता है, आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के ना प्रेजेंस में रहने लगते हो। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग लाइफ में खुद ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन सब बस एक दूसरे की बुराई करने में लगे पड़े हैं, हर चीज की बुराई करते हैं बेटा आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में कमी नजर आती है, ये भी खराब है वो भी खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। हर चीज को कोसते हैं, हर चीज को कोसते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हो ना बेटा, जो हर चीज को खराब बोलते हैं, तो आपको भी लगने लगता है यार सच में क्या सारा कुछ खराब है क्या, मेरे आसपास भी सब कुछ खराब है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे लोगों की इन्फ्लुएंस में रहते हो, एक तो उनकी एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हो और वैसा ही बनने लगते हो, वैसा ही बनने लगते हो। और जैसे ही आप उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे ना बेटा, देखोगे लाइफ सच में बेटर हो गई है। सच बता रही हूं, आपको ना नेगेटिव बोल बोल के नेगेटिव कर दिया जाता है, ये भी खराब है ये भी खराब है। सपोज आप किसी कंपनी में ही हो, अब ये मत सोचना मेरी कंपनी के बारे में मैं बोल रही हूँ, नहीं भाई एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो कई लोग बोले ये भी खराब है वो भी खराब है, आपको भी लगे, आपको अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना आपको लगता है हाँ यार कहीं खराब तो नहीं है। आप उस लूप में फंस जाते हो। जैसे उन लोगों को अपने जीवन से हटाओगे ना तो काफी बेटर फील करोगे और फिर आप अपनी ग्रोथ की बात करोगे, आप अपनी ग्रोथ की बात करोगे। पॉजिटिव बोलो, जैसा बोलोगे जैसा सोचोगे बेटा वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। तो आपको अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बेटा, जो सिर्फ बेटा नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। आपको जीवन में ग्रो करना है ना, जीवन में ग्रो करना है तो ऐसे लोग जो जीवन में खुद नहीं ग्रो करना चाहते हैं, जो सिर्फ खराब बोलते हैं, ऐसे लोगों से बेटा छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। निहारिका बेटा वॉइस तो सही आ रही है। अच्छा कोई मुझे बताएगा न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। न्यूरॉन्स के मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है डेंड्राइट, एक होता है इसका सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन। ये बचपन में पढ़ा था, ये बचपन में पढ़ा था। यस यस, मैं सबसे पहले न्यूरॉन की वही 3 पार्ट्स को बेटा लेबल करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं उन्हीं 3 पार्ट्स को लेबल करती हूँ। तो ये हो गया, एक काम करेंगे आज हम ना सारी लेबलिंग येलो कलर से करते हैं। ये हो गया बेटा नंबर 1 डेंड्राइट्स,
नंबर 1 डेंड्राइट्स, ये हो गया बेटा नंबर 2 सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बेटा बहुत सारे नाम हैं, सेल बॉडी के बेटा बहुत शानदार, क्या तेजी से आंसर आ रहे हैं। सेल बॉडी को बोला जाता है बेटा साइटोन, और सेल बॉडी को बोला जाता है बेटा सोमा, और सेल बॉडी को बोला जाता है पेरिकैरियन। पेरिकैरियन सेल बॉडी भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, और पेरिकैरियन। कैरियन का मतलब पता है क्या होता है? न्यूक्लियाई। पेरी का मतलब होता है अराउंड, एक्चुअल में न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा, ये सेंटर में ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है आपके सेल बॉडी के अंदर। न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, इसीलिए इसे पेरिकैरियन भी बोला जाता है। आपसे कोई इसके नाम का मतलब या सिग्निफिकेंस नहीं पूछेगा बेटा, लेकिन आपको मैं बताती हुई चलती हूँ सारे नाम एक साथ में। तो नंबर 1 पार्ट आप किसी को भी नंबर 1 नंबर 2 बोल सकते हो, कोई दुखदर्द समस्या नहीं है। नंबर 1 आपने बेटा डेंड्राइट्स बोल दिया, नंबर 2 आपने सेल बॉडी बोल दिया, और नंबर 3 मैं कह रही हूं कि मैम जो नंबर 3 पार्ट है दैट इज द एक्सॉन। यहां तक किसी को भी समझने में कोई दुख दर्द समस्या बेटा? कोई दुख दर्द समस्या बेटा? एक्चुअल में अगर आप देखो ना बेटा, डेंड्राइट्स को और एक्सॉन्स को, दोनों में फर्क क्या है? आप कहोगे कि मैम एक्सॉन बहुत लंबी होती है, डेंड्राइट छोटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है बेटा, सेल बॉडी से जो छोटी छोटी ब्रांच निकली है, छोटी छोटी ब्रांच निकली है, छोटी छोटी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस मतलब बाहर निकलना, छोटी छोटी एक्सटेंशंस, साइटोप्लाज्म की छोटी छोटी एक्सटेंशंस, या तो साइटोप्लाज्म बोल दो या तो प्रोटोप्लाज्म बोल दो। तो इनकी जो छोटी छोटी ब्रांच होती है वो होती है आपकी डेंड्राइट। पर जो सबसे लंबी एक्सटेंशन होती है, जो सबसे लंबी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म सेम थिंग आई एम सेइंग, जो सबसे लंबी एक्सटेंशन होती है उसे बोला जाता है एक्सॉन, उसे बोला जाता है एक्सॉन। और अब देखो कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैम डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होते हैं। अच्छा ठीक है, डेंड्राइट्स आप कह रहे हो ब्रांच्ड होते हैं। बेटा देखो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, है ना, वो स्मॉल प्रोटो, और जरूरी नहीं है कि बेटा वो बहुत सारे हों। ये तो आप एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूरॉन पढ़ रहे हो, आपको न्यूरल वाले चैप्टर में और भी टाइप के न्यूरॉन्स पढ़ने हैं जहां आप देखोगे एक ही डेंड्राइट होता है। ठीक है, एक ही डेंड्राइट होता है। ये तो एक बचपन में पढ़ते हो छोटे बच्चों वाला, ये वो है। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करता है? हमेशा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जो भी इंफॉर्मेशन सेल इसके पास आती है, सेल के पास, न्यूरॉन के पास, वो कौन रिसीव करता है बेटा? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है? वो डेंड्राइट रिसीव करता है। हालांकि इस चैप्टर में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ, ये तो बचपन में पढ़ा था, एनसीईआरटी में तो 4 लाइन दी हुई है, बट मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी जो आपने 9th या 10th में पढ़ी होंगी, कई लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, जो भूल गए। ये बेसिक्स है, और बेसिक्स आपके हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, तो मैं लिखवा दूंगी, कोई लोड नहीं है। डेंड्राइट क्या करता है बेटा? हमेशा जो भी सेल के पास इंफॉर्मेशन आती है ना, वो रिसीव करता है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन रिसीव करके कहां भेजेगा? सेल के हेडक्वार्टर में। सेल का जो हेडक्वार्टर है, जहां मेन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होनी है, जहां न्यूक्लियस है, जो इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन क्या आई, उसकी प्रोसेसिंग जहां होती है वो होती है आपकी सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी या साइटोन इज द मेन एरिया जहां उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, और फिर वो इंफॉर्मेशन आगे जाती है, कहां जाती है आगे? एक्सॉन से। एक्सॉन से होते हुए कहां गई? ये जो है बेटा, इसे बोला जाता है एक्सॉन का टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल मतलब एक्सॉन जाके एंड हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। आपको एक्सॉन की ब्रांचिंग दिख रही है? ये एक्सॉन की ब्रांचिंग है एंड में जाके, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इन्हें क्या बोला जाता है? एक्सॉन टर्मिनल। पहले इसे लेबल करो, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एंड ऑफ एक्सॉन, एंड ऑफ एक्सॉन। मेरी बात समझे? यस, नर्व एंडिंग, वेरी वेरी गुड।
बिल्कुल एक्सॉन टर्मिनल बोलो, नर्व एंडिंग बोलो, शानदार, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। अब बेटा इस नर्व एंडिंग में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये नर्व एंडिंग में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहे हैं? ये क्या दिख रहे हैं? ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, जैसे बल्ब लगे होते हैं बेटा, बल्ब, इन्हें बोला जाता है साइनैप्टिक नॉब। नॉब का मतलब क्या होता है बेटा? नॉब का मतलब होता है ऐसे बल्ब जो दिख रहा है ना, ये बल्ब जो होते हैं इन्हें बोला जाता है बेटा, यस, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? साइनैप्टिक नॉब। साइनैप्टिक वर्ड क्यों यूज किया है? वैसे तो अगेन लाइक आई सेड डिटेल 12th क्लास न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहां कोई भी बेटा मैम की बात पे विश्वास करना है, जितना यहाँ पे बताऊं उतना यहाँ पढ़ना है, जितना आगे बताऊंगी उतना आगे पढ़ना है, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है अननेसेसरी जो जरूरत का नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो, क्योंकि साइनैप्टिक वर्ड यूज किया है तो बच्चा सोचता है साइनैप्टिक का क्या मतलब है। बेटा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है। जैसे मैंने किसी को बताया, फिर उसने वो बात किसी और को बताई, फिर उसने वो बात किसी और को बताई, तो इंफॉर्मेशन पास हो रही है ना। तो ये न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट रिसीव कर रहा था, फिर सेल बॉडी को भेज रहा था, फिर सेल बॉडी इस एक्सॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर जगह से, एक्सॉन टर्मिनल से अगले न्यूरॉन पे भेज रही है। तो दो न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन बनता है, साइनैप्स बोलते हैं उसे। सारी बातें करेंगे उस चैप्टर में, बट उसी से वो वर्ड आया है साइनैप्टिक नॉब। क्योंकि ये जो नॉब्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो गांठों जैसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये इन्वॉल्व होती है साइनैप्स में, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन बनाने में। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को जब साइनैप्स बोलते हैं, वहीं से ये वर्ड आया है साइनैप्टिक नॉब। नॉब का मतलब बल्ब। कोई दुख दर्द समस्या? थम्स अप देते रहना बेटा अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। यहां तो बस आपको एक छोटी बात बताई जा रही है, इसकी तो पूरी कहानी हमें करनी आगे। बट मैम इस साइनैप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेटा ऐसे कुछ बैग्स होते हैं, जैसे आपका सब्जी का थैला है, सब्जी के थैले को आपने बोला ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर, जैसे आपके सब्जी का थैला है, तो वैसे इन्हें बोला जाता है साइनैप्टिक वेसिकल। पक्की बात? ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, सब बोलो। इन्हें बोलते हैं साइनैप्टिक, इन्हें बोलते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स। साइनैप्टिक वेसिकल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये वेसिकल्स हैं। जैसे आपके सब्जी का झोला होता है, वैसे ही सब्जी के झोले के अंदर सब्जी रखते हो, तो ये जो है सब्जी का थैला है मान लो, साइनैप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर वो चीज है जो तुम बोल रहे हो, इसके अंदर वो चीज है जो तुम बोल रहे हो, इसके अंदर होते हैं मैम वो केमिकल्स जो धमाका करेंगे। भाई न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे अगर तुम्हें और मुझे कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो हम तो बातचीत करते हैं, तुम चिटियाते रहते हो, कमेंट्स करते हो, चैट्स करते हो, तो चैट जो है वो तुम्हारी बात करने का जरिया है। चैट जो है वो तुम्हारी कम्युनिकेशन करने का तरीका है। तुम्हें कम्युनिकेशन करना है तो तुम चिटिया रहे हो, मेरे को कम्युनिकेशन करना है मैं बतिया रही हूं, हाँ या ना? यस। न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करना है तो न्यूरॉन का एंड बातें थोड़ी करता है बेटा, है ना, कि सुन रहा है ना तू, इम्पल्स ला रही हूं मैं। They don't do that बेटा, they cannot sing like your meme, okay? So जब इनको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो बेटा ये तो किसी केमिकल के थ्रू करेंगे ना, केमिकल रिलीज करके ये बातचीत करेंगे आपस में, ये केमिकल रिलीज करेगा, अगला न्यूरॉन उस केमिकल को रिसीव करेगा, फिर वो समझेगा कि अच्छा क्या इंफॉर्मेशन आई थी। ये बातचीत तो कर नहीं सकते हैं। तो इनके अंदर जैसे साइनैप्टिक वेसिकल सब्जी का थैला है, सब्जी के थैले में सब्जी है, तो साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो सब्जी है। सब्जी क्या है? जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। और इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके नाम में ही छुपा है बेटा कि इनका काम क्या है। ट्रांसमीटर, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले, न्यूरॉन्स में, समझ रहे हो? बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं भाई, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, डोपामिन, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स। अभी मैं फिलहाल बेटा धरती पे बैठ के इसे लिख देती हूं। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब ये वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स
used by the neurons for communication. डन डनाडन डन, डन डनाडन डन कर लो. यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? मैम न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हुए, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. डेंड्राइट्स छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो सेल बॉडी से निकली हुई होती हैं. गर्म पानी, इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना. जब वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है तो मैम वो कहां भेजती है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करके वो भेजती है मैम सेल बॉडी या साइटोन की तरफ, जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है. फिर मैम वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू होते हुए जाती है एक्सॉन के टर्मिनल पर. एक्सॉन टर्मिनल पे क्या क्या है बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल पे है मैम एक साइनेप्टिक नॉब्स. उन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या है मैम? साइनेप्टिक वेसिकल. और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब होता है बैग, वेसिकल्स का मतलब झोला ही होता है बेटा, एक्चुअल में बैग्स होते हैं ये. और उन बैग्स के अंदर होता है बेटा वो केमिकल, जिस केमिकल को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है जी, बहुत शानदार. अब बेटा इस डायग्राम में वापस आते हैं. इस डायग्राम में वापस आते हैं तो मैम जी यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? न्यूक्लियस दिख रहा है मैम सेल बॉडी के अंदर, राइट? यस यस, बहुत शानदार बेटा, धन्यवाद. ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बेटा, ये गुलाबी रंग के आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा? इससे नीट 2016 में शायद क्वेश्चन आया था और बीच में एक और बार शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. ये जो गुलाबी रंग के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो गुलाबी रंग के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है निसल्स ग्रैन्यूल. इन्हें बोला जाता है बेटा निसल्स ग्रैन्यूल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, निसल्स ग्रैन्यूल. ये निसल्स ग्रैन्यूल बेटा आपको कहां दिख रहे हैं? ये निसल्स ग्रैन्यूल आपको कहां दिख रहे हैं? ये निसल्स ग्रैन्यूल आपको दिख रहे हैं डेंड्राइट्स में भी, सेल बॉडी में भी, बट ये एक्सॉन में नहीं होते. ये 2 बार नीट में सवाल आया है, ये 2 बार नीट में सवाल आया है. निसल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER और राइबोसोम का कॉम्बिनेशन होते हैं. निसल्स ग्रैन्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. और जहां आप राइबोसोम की बात करते हो यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल के लिए, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आपके सेल के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. लेकिन ये एक्सॉन में नहीं होते बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेल बॉडी में, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके डेंड्राइट में, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन. तो पहले तो मैं बेटा इसकी कहानी ना मैं नोट फॉर्म में आपको लास्ट में लिखवा दूंगी, नोट फॉर्म में आपको लास्ट में लिखवा दूंगी. और यहां पे मैं लिख देती हूं दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, they are a combination of ribosome plus RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये करता है क्या बेटा? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. चलो मैं यहीं पे लिख देती हूं, ओनली इन साइटोन, अरे भाई, एंड डेंड्राइट. साथ साथ नोट कर रहे हो? साथ साथ नोट कर रहे हो? यस यस. अच्छा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है बेटा? ये इसको कह सकते हो साइटोप्लाज्म. वैसे तो
करना चाहो तो लेबल कर सकते हो, मैं एक्सॉन को थोड़ा नीचे कर देती हूँ। इसके चारों ओर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। ऑब्वियस सी बात है मैम, साइटोप्लाज्म तो होगा ही। और इसीलिए तो बेटा हम क्या बोलते हैं, आपके सेल बॉडी को पेरिकैरियन भी बोलते हैं। पेरिकैरियन, पेरी का मतलब अराउंड द न्यूक्लियाई, अराउंड द न्यूक्लियाई क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। कहां प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी में। इसीलिए सेल बॉडी को पेरिकैरियन भी बोला जाता है। पेरिकैरियन मतलब मैम सेल बॉडी को पेरिकैरियन इसीलिए बोला, पेरी मतलब अराउंड द न्यूक्लियाई देयर इज अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। कोई दुखदर्द समस्या, कोई दुखदर्द समस्या? माइलिन शीट में बता रही हूं बेटा, ज्यादा आगे आगे मत भागो, क्लास में रहो, क्लास में रहो। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, जैसे तुम सेल मेम्ब्रेन बोलते हो ना, तो अलग अलग जगह की सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे लेमा वर्ड हमेशा यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप मसल्स के बारे में पढ़ोगे तो मसल्स में, मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मसल के सेल को, यानी कि ये जो आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा ना बेटा मसल फाइबर, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा। वैसे तुम्हें क्या लगता है बेटा कि अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, तो क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, मुझे बताओ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ो, बहुत सारे बच्चे पता नहीं बहुत आगे आगे का पढ़ के आए हैं। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं बोल सकती हूं एक्सोलेमा, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल सकती हूं, यस। ये वर्ड्स बहुत कॉमन हैं जो आप सुनोगे, ठीक है। एक्सोलेमा बोल सकती हूँ, न्यूरीलेमा नहीं होता। न्यूरीलेमा भाई तुम कहां से क्या पढ़ के आ गए हो, गलत बोल रहे हो। न्यूरीलेमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। न्यूरीलेमा क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम लोगों को न्यूरल वाले चैप्टर में, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। और इसी तरीके से बेटा क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, क्या मैं उसे एक्सोप्लाज्म बोल सकती हूँ? थम्स अप दे दो। अभी मैं उसे लेबल नहीं कर रही हूँ, लास्ट में लेबल करूंगी। क्या मैं कह सकती हूँ कि एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या उसे एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं, हाँ या ना? बेटा ये अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो इस चैप्टर में ना इन लोगों ने ये दिया नहीं था। ये समझते हैं कि बच्चा 9th और 10th में पढ़ के आया हुआ होगा, या आप लोगों को स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आधे बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं और फिर आगे न्यूरल वाले चैप्टर में ये यूज होता है, इसीलिए इतनी मेहनत से आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है फिर से, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ना है। एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है फाइन, मैं उसको बाद में लेबल करूंगी। अब बेटा बच्चे बहुत देर से पूछ रहे हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। पहली बात तो माइलिन शीथ होती क्या है, एक लिपिड की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, एक शीथ होती है। क्या जरूरी है कि हर न्यूरॉन में माइलिन शीथ होगी? बिल्कुल जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। हर एक न्यूरॉन के ऊपर क्या माइलिन शीथ होती है? नॉट जरूरी। जैसे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन एज इट इज ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दुखदर्द समस्या नहीं है। इसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, डिटेल पढ़ोगे न्यूरल वाले चैप्टर में। जरूरी थोड़ी है कि माइलिन शीथ हमेशा प्रेजेंट होगी होगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे माइलिन अगर होगी तो कैसे होगी वो जरूर दिखाऊंगी कि कैसे होगी। आपको दो सेल्स लिखाए हैं बेटा, जो आपको लिखाए हैं न्यूरोग्लियल सेल्स में। एक लिखाए हैं श्वान सेल, एक लिखाए हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये दोनों ही होते हैं बेटा आपके ऐसे सेल्स जिसको आप बोल रहे हो सपोर्ट कर रही है न्यूरॉन्स को, पैकेजिंग कर रही है न्यूरॉन्स की, कंडक्शन नहीं कर रही है, सपोर्ट कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बेटा दोनों ही माइलिन शीथ बनाती है। सपोज बेटा माइलिन शीथ होती है कुछ इस तरीके की शीथ जो आपके, अब बेटा देखना बच्चों को कैसे कंफ्यूजन होती है, अभी मैं आपको बताती हूँ बच्चों को क्यों मौत आती है इसमें। पहले तुम ड्राइंग बनाओ, फिर मैं बताती हूँ इसमें बच्चा क्या सोचता है इस डायग्राम को देख के। और मेरे को दिल छू के बेटा, भगवान की कसम, कॉपी छू के बताना बेटा, तुम्हें जूलॉजी के नोट्स की कसम, बेटा देखो नोट्स में से पूरा पेपर आ रहा है, नोट्स की झूठी कसम मत खाना। तो मुझे नोट्स की कसम खा के बताना कितने लोगों को अभी भी यही लगता था मेरे बताने से पहले, कितने सारे लोगों को अभी भी यही लगता था बताने से पहले। ये जो मैंने बेटा, ये जो मैंने बनाया है ना, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर से, इसे बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है माइलिन शीथ।
इसे बोला जाता है माइलिन शीथ। इसका कॉम्पोजिशन मतलब ये किसकी बनी होती है? मेड ऑफ लिपिड्स। मेड ऑफ लिपिड्स। इसका काम क्या होता है, क्या करती है? इंसुलेशन का काम करती है, लेकिन इसकी डिटेलिंग अभी मैं कहां पढ़ाऊंगी? नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, रुको, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछने दो। रुको रुको, सुनो सुनो, क्वेश्चन तो पूछने दो। कितने बच्चों को ये लगता है कि माइलिन शीथ, अभी तक कितने बच्चों को लगता है अगर ये एक्सॉन है, और माइलिन शीथ हमेशा एक्सॉन के ऊपर होती है, अगर है तो सेल बॉडी और डेंड्राइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कितने बच्चों को ये लगता था कि अभी भी लगता है कि अगर ये एक्सॉन है तो माइलिन शीथ ऐसे प्रेजेंट है, ये ऐसे और ऐसे, फिर एक गैप है, फिर ऐसे और ऐसे, फिर एक गैप है, फिर ऐसे और ऐसे। ये कितने बच्चों को लगता है, मुझे बताओ, कितने बच्चों को लगता है ये चीज? जैसा हमने डायग्राम में बनाया, अगर ये एक्सॉन है तो माइलिन शीथ ऐसे और ऐसे, फिर एक गैप होगा, फिर ऐसे और ऐसे, फिर एक गैप होगा, फिर ऐसे और ऐसे। सच्ची सच्ची बताना, नोट्स की कसम है तुम्हें, ठीक है? एक्चुअल में ज्यादातर बच्चों को, जब मैं भी पढ़ रही थी मुझे भी यही लगता था, बट एक्चुअल में माइलिन शीथ ऐसे नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं कि क्या ही बोलते हैं बेटा, कुछ नहीं, अभी सुनो एक्चुअल में कैसे होती है। ऐसे नहीं होती है बेटा, माइलिन शीथ इज अ कवर बेटा। माइलिन शीथ ऐसे कैसे हो सकती है? ये तो सेक्शन है, इसीलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। माइलिन शीथ ऐसे होती है, पूरा कवर करी होती है, जैसे गिफ्ट के ऊपर रैप कर देते हो ना, वैसे होती है। ये पूरा इस एक्सॉन के ऊपर पूरी लिपटी हुई होती है माइलिन शीथ। फिर यहाँ पे गैप आ जाता है, फिर इस जगह पे पूरी लिपटी हुई होती है माइलिन शीथ, ऐसे पूरी की पूरी, फिर एक गैप आ जाता है, फिर पूरी लिपटी हुई होती है। बनाते हैं तो सेक्शन बनाते हैं तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि भाई ऐसे ऐसे है। ऐसे नहीं है भाइयों और बहनों, ऐसे है, पूरी कवर की हुई है। पूरी कवर नहीं करेगी तो इंसुलेटर का काम कैसे करेगी? मेरी बात समझ रहे हो? मजा आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखो देखो, नोट्स की कसम खाने के लिए बोला तो किसी ने झूठ नहीं बोला, सच्चाई की मूर्त बन गए मेरे बच्चे, मेरे सीधे साधे बच्चे, आंखों में आंसू आ गए मेरे, इतनी सच्चाई देख के। सही है बेटा, तो माइलिन शीथ पूरा रैप करती है, पूरा रैप करती है एक्सॉन पर कंप्लीट एक्सॉन के ऊपर ऐसे माइलिन शीथ नहीं होती। कंप्लीट एक्सॉन के ऊपर ऐसे माइलिन शीथ नहीं होती। जब वो एक्सॉन के ऊपर रैप करती है तो जिस जगह पे कर रही है तो कंप्लीट कर रही है, बट फिर एक ब्रेक आ जाता है, फिर दूसरी जगह पे कंप्लीट करती है, फिर एक ब्रेक आ जाता है, फिर कंप्लीट करती है ऐसे, फिर एक ब्रेक आ जाता है। तो माइलिन शीथ जो होती है बेटा, वो कंप्लीटली आपके पूरे एक्सॉन पे लिपटी हुई नहीं होती है। बीच बीच में बेटा ब्रेक आते हैं जहां माइलिन शीथ नहीं है, बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं जहां माइलिन शीथ नहीं है। इन ब्रेक्स को बोला जाता है प्यारे बच्चों नोड्स ऑफ रैनवियर। इन्हें क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रैनवियर। अगर कोई आपसे पूछे नोड्स ऑफ रैनवियर क्या है, तो मैम नोड्स ऑफ रैनवियर आर द गैप्स इन बिटवीन द माइलिन शीथ। ये मैं अभी आपको पॉइंट्स में लिखवाऊंगी, जो भी एक दो पॉइंट्स में यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी वो मैं नोट डाल के आपको लिखवा दूंगी। इसकी 3D की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी, जब भी जरूरत होती तो बेटा मैं दिखाती। अब बेटा देखो, एक्चुअल में मैं अगर आपको बताऊं, यहां मैं आपको श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट बना के नहीं बता सकती, क्योंकि ये दोनों सेल्स जो है ना बेटा, ये दोनों सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, दोनों सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं। एक आपका बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक आपका बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बट वो कहानी आगे की है। दोनों ही माइलिन शीथ बना सकते हैं। यहां मैं सेल नहीं दिखा रही, यहां मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा रही हूं कि भाई नोड्स ऑफ रैनवियर गैप्स हो गए, माइलिन शीथ एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन जहां है वो कंप्लीटली कवर कर रही है। मैं उससे ज्यादा डिटेल अभी आपको नहीं बता रही जो अभी आपके काम का नहीं है। आई होप आपको कुछ तो नई इंफॉर्मेशन आज मिली होगी, ठीक है? अगर यहां तक हो गया है, एक थम्स अप दे दो। 2-3 छोटी बातें मैं यहां पे लिखवा देती हूँ, फिर हम फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर हम फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। एक बारी सपोला आर्मी मेरे को एक बारी बता दो बेटा, जल्दी बताओ, एक बारी सपोला आर्मी मेरे को बता दो। यस, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, एक बारी बता दो कि यहां तक कोई दुख दर्द समस्या अगर नहीं है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ। डन बेटा, एक दो बातें लिख ले, फिर एक दो बातें लिख लें।
डन 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 डन। चलो हाँ, बहुत शानदार यार, क्या बात है, आज तो तुम भी बहुत जोश में हो यार। मेरे जोश में होने का कारण तो बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं। तुम्हारे जोश में होने का कारण क्या है? तुम्हारा भी यही है, बच्चों के अच्छे मार्क्स। तो नोट में हम लिखेंगे डेंड्राइट्स receives information अब ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी बेटा? पास टू सेल बॉडी या पास टू साइटोन? हाँ, चमक गया मैम, बहुत सही बहुत सही। कंपटीशन मैम, कंपटीशन, हाँ कंपटीशन तो है बेटा। पास टू साइटोन, पास टू एक्सॉन। ठीक है जी, ठीक है जी। रिजल्ट है तुम्हारा, रिजल्ट आए क्या कई लोगों का? अच्छा चलिए, सुपर क्लियर। आगे 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 आगे। माइलिन is a lipid enriched layer acting as an insulator but is discontinuous। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है ना बेटा, ब्रेक्स है ना, discontinuous, and the gaps between them is known as nodes of Ranvier। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। डन 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 कर लो, डन 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 डन। साइटोन क्या है? साइटोन इज सेल बॉडी। तुम बड़ी माइलिन की स्पेलिंग सही लिख के बेटा 100% ले आना, ठीक है? ये जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक वाले बोल रहे हैं बेटा, इनके आएंगे 33 नंबर। अरे मैम, माइलिन अंग्रेज आए हैं हमारे यहाँ, अंग्रेजवा का बच्चा। हाँ, खुद 10 किलो स्पेलिंग मिस्टेक करके आएंगे पेपर के अंदर और कहेंगे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलो, मैं नहीं कर रही। हाँ ठीक है। अरे यार बेटा यार, जब तुम्हें समझ आ गया कभी कुछ मिस हो गया तो क्या हो गया? हो गया मिस, कभी कभी हो जाता है बेटा, तुमसे कभी नहीं होता है। तुम एकदम वो हो, एक्यूरेसी की दुकान। चलो, लिपिड एनरिच्ड मतलब लिपिड से भरा हुआ, जैसे कई लोगों का दिमाग गोबर एनरिच्ड होता है, दैट मीन्स लिपिड से भरपूर शीत होती है वो, लिपिड एनरिच्ड। डन 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 डन। एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा आप विश्वास करोगे, एनसीईआरटी की रीडिंग जो क्लास में कराती हूं बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। अभी तो तुम तो छोटे छोटे हो, है ना, तो तुम लोगों ने तो अभी एक ही चैप्टर पूरा भी नहीं पढ़ा है, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे लक्ष्य के बच्चे। जब मैं लक्ष्य के बच्चों को बताऊंगी कि जो क्लास में एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स में तुम्हें रीड कराती हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को उठा के दिया था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बिल्कुल एनसीईआरटी को चेंज भी नहीं किया। इसलिए जब एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं तो बेटा मैं आपको हमेशा कहती थी बेटा टाइम पास मत कर, विश्वास कर, टाइम पास मत कर। अभी अगर तू बेटा खो देगा तो फिर खो देगा ये टाइम, है ना।
लिपिड्स क्या होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन। बोला न्यूरल कंट्रोल के पास सबसे न्यूरल टिश्यू के पास सबसे तगड़ा कंट्रोल होता है। किस चीज का कंट्रोल रहता है कि भाई बाहर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में आप सबसे पहले आपका न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल करता है। हॉट ऑब्जेक्ट को अगर तुमने टच किया बॉडी तुरंत से बेटा हाथ को पीछे करती है, पिन चुभी हाथ को पीछे करती है, तो मस्त बेटा रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम दैट आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स न्यूरल सिस्टम के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल मतलब स्टिमुलस दोगे तो वो क्या करेगी बेटा, रिस्पॉन्स शो करेगी। The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support the neuron। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो बाकी न्यूरल टिश्यू के चीजों को बनाती है वो आपके सिर्फ सपोर्ट और प्रोटेक्शन में काम आती है न्यूरॉन के। लेकिन न्यूरोग्लिया सेल मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। 1/2 द वॉल्यूम मतलब मोर देन 50%। 1/2 द वॉल्यूम से ज्यादा जो चीज बनाती है वो होती है न्यूरोग्लियल सेल। आगे देखो, when a neuron is suitably stimulated, electrical disturbance is generated that swiftly travel along its plasma membrane। अब बेटा ये वाली जो कहानी लिखी है ना ये आपको न्यूरॉन वाले चैप्टर में ज्यादा बेटर समझ में आएगी, बट यहाँ पे लिखी है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बट तुम चिंता मत करना, ये उस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। बोला जब आप न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हो तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो न्यूरॉन में थ्रू आउट उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रैवल करती है। जैसे मैं तुम्हें समझा रही थी ना कि किसी बंदे को तुमने छेड़ा तो उसने रिस्पॉन्स शो किया ना। क्या रिस्पॉन्स शो किया? गुस्सा हो गया, भाई तू ऐसे मत बोल, है ना। तो आपने स्टिमुलस दिया तो उसने रिस्पॉन्स किया। वैसे न्यूरॉन को जब स्टिमुलस देते हो तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वो डिस्टर्बेंस पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। पूरा प्रोसेस क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो छोटी सी बात बताई है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल। ये बात बहुत अच्छे से समझो, बेटा, ये अगेन उस चैप्टर में पढ़ोगे। बोला अब देखो बेटा एक बात बताओ, तुम मुझे खुद सोच के बताओ, सिंपल सा मैं तुम्हें एक अपने डेली लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ। तुमने न्यूरॉन को एक इंसान से कंपेयर किया, मैंने कहा एक इंसान को तुम स्टिमुलस दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। न्यूरॉन को भी जब तुम स्टिमुलस देते हो तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, रिस्पॉन्स शो करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, बंदे को अगर तुमने बेटा नेगेटिव तरीके से छेड़ा तो वो भड़केगा ना। उसका रिस्पॉन्स दो तरीके का हो सकता है, या तो तुमने उसे कुछ ऐसी गंदी बात बोल दी या उसको कुछ ऐसे छेड़ दिया कि वो गुस्सा हो गया, और या तो तुमने उसे ऐसे छेड़ा कि बड़ी अच्छी बात बोल दी तो शर्मा आ गया, या तो बहुत अच्छी कोई बात बोली तो खुश हो गया। तो डिपेंड किया कि भाई स्टिमुलस कैसा था, हाँ या ना मुझे बताओ। डिपेंड किया बंदे को तुमने स्टिमुलस कैसा दिया कि वो खुशी वाला रिस्पॉन्स शो करेगा या मुंह तोड़ने वाला रिस्पॉन्स शो करेगा, हाँ या ना। वैसे ही इन्होंने बोला कि न्यूरॉन का आगे जो ये रिस्पॉन्स है वो आगे न्यूरॉन में कैसा रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है बेटा स्टिमुलस कैसा था। एक्चुअल में तो डिपेंड करेगा पूरा ही मैकेनिज्म है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज हो रहा है। बोला अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग, जब वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के एंड तक आएगी या आउटपुट जोन तक आएगी। आउटपुट जोन भी एंड वाले न्यूरॉन के एंड को ही बोला, जहां से इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होनी है। इट ट्रिगर द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। तो क्या इंफॉर्मेशन थी उस पर डिपेंड करता है कि जो अगले न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है वो अगला न्यूरॉन स्टिमुलेट होना चाहिए या इनहिबिट होना चाहिए। अगले न्यूरॉन में स्टिमुलेशन मतलब अगेन एक्साइटमेंट होनी चाहिए या इनहिबिशन होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन क्या थी और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। इसकी पूरी डिटेलिंग कैसे होता है क्या होता है आप पढ़ोगे बेटा न्यूरल वाले चैप्टर में। अभी आपको कुछ नहीं इसमें से करना है, मतलब मैंने एनसीईआरटी रीड करा दिया और मैंने आपको कह भी दिया ये कुछ लाइनों का मतलब तो पूरे चैप्टर में दिया हुआ है न्यूरल में, यहां आवश्यकता नहीं है। यस नजमुल जल्दी बताओ, डन 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 एवरीबॉडी क्या आप तैयार हैं शिकार के लिए? क्योंकि सपोलो का प्यारा शिकार अब बेटा आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है, दैट इज फ्रॉग। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम में आएगा, और देखो एग्जाम में आया। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चंस आ गए आपकी एनसीईआरटी में। नहीं, इनहिबिशन मतलब रोकना, इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना बेटा, है ना।
स्टिमुलेट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो एनिमल टिश्यू एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस में था, इसलिए मैंने कहा था कि पुरानी एनसीईआरटी भी ले लो, पुरानी एनसीईआरटी भी ले लो। और फ्रॉग से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है अगली बार नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब फ्रॉग तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में है तो तुम्हारी बल्ले बल्ले शावा शावा। कॉकरोच भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, कॉकरोच भी है आपके सिलेबस में। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे फ्रॉग के बारे में। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं बहुत इजी है, बहुत इजी है। फ्रॉग के जो सिस्टम्स हैं वो काफी कुछ ह्यूमन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत आसान है। और ह्यूमन से क्यों मिलते जुलते हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे। क्योंकि हम लोगों ने एनिमल किंगडम अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपको हायरार्की या इन चीजों की कम नॉलेज हो, बट कोई बात नहीं, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां तो मैं आपको बताऊंगी ही कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, सब फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। बट यहां पे भी बेटा थोड़ा सा मुझे बताने की जरूरत है, तो इसीलिए मैं इस चीज का यूज करूंगी। जब मैं फ्रॉग की बात करती हूं, मेंढक फ्रॉग, फ्रॉग की तो बहुत सारी स्पीशीज होती है, बट हमें किस फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, जो इंडिया में पाया जाने वाला सबसे कॉमन स्पीशीज है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग दैट यू फाइंड इन इंडिया, उसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, राना टिग्रीना। और जब मैं कोई भी शब्द अभी बोलूंगी बेटा, उन टर्म्स को रिपीट करेगा मेरा बच्चा। रिपीट करोगे तो आपको चीजें लर्न होगी, नहीं रिपीट करोगे तो लर्न नहीं होंगी, ठीक है। तो जब आप फ्रॉग की बात कर रहे हो तो देखो हमें जिस फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, तो मैं एक पॉइंट यहां पे लिख रही हूं, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज, हेडिंग डालो और लिखो द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, the most common species of frog found in India, it is called as Rana tigrina। अंडरलाइन करना है, साइंटिफिक नेम में आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है, द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम। मैंगो वगैरह का आपने बचपन से पढ़ा है, राना टिग्रीना, दिस इज द जीनस नेम, दिस इज द स्पीशीज नेम्स, अंडरलाइन कर लेना और स्पीशीज नेम को स्मॉल में लिखना होता है, ठीक है। टी स्मॉल होगा, आर कैपिटल होगा, राना टिग्रीना जीनस नेम और स्पीशीज नेम, हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिर भी बेटा आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मैं इसे एनिमल किंगडम में देखना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलरली कौन से फाइलम में आता है, फिर कौन से सब फाइलम में आता है, फिर कौन सी सुपर क्लास में आता है, फिर कौन सी क्लास में आता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। डिटेल में तो एनिमल किंगडम, बट यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे अगर कोई तुमसे पूछे फॉर एग्जाम्पल अक्षत नाम है, तो अक्षत, हाँ मैग्नीफेरा इंडिका जो तुम बोल रहे हो, जैसे अक्षत, अक्षत की मुझे डिटेल पता करनी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगी अच्छा अक्षत का स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। फिर मैं स्कूल का नाम देखूंगी, अच्छा फिर मैं देखूंगी अच्छा इस स्कूल में वो सीनियर विंग में है या जूनियर विंग में है। फिर मैं कहूंगी फॉर एग्जाम्पल अक्षत का स्कूल है केवी मथुरा कैंट, वैसे मैं स्कूल में पढ़ी थी। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं, जैसे पहले मैं उसके स्कूल का नाम लिख रही हूं कि भाई वो स्कूल से पढ़ा है, फिर मैं कहूंगी कि उसकी विंग कौन सी है, सीनियर विंग या जूनियर विंग, फिर मुझे पता चला अच्छा वो सीनियर विंग में है। फिर मैं कहूंगी कि भाई उसकी क्लास क्या है, तो मैं देख रही हूं उसकी क्लास है 12th क्लास। फिर मैं देखूंगी कि भाई उसका सेक्शन क्या है, फिर मैंने देखा सेक्शन है उसका सेक्शन बी। फिर मैं कहूंगी कि भाई उसका स्ट्रीम क्या है या सब्जेक्ट क्या है, तो मैं कह रही हूं उसका स्ट्रीम है साइंस। क्या आपको समझ में आया? ये मैंने एक हायरार्की देखी, ये मैंने एक हायरार्की देखी है, ये मैंने एक हायरार्की की है, लेवल्स की है कि भाई इस स्कूल से बिलोंग करता है, उस स्कूल के अंदर सीनियर विंग है जूनियर विंग है, कौन से विंग से बिलोंग करता है, सीनियर विंग। फिर उसके अंदर में मैम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, 12वीं कक्षा से बिलोंग करता है। फिर उसके अंदर कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, सेक्शन बी। उसके अंदर कौन सा स्ट्रीम है, उसके पास साइंस। आपको ये चीज समझ में आई? मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ना डेली लाइफ से चीजों को रिलेट करूं, तो आप ना बहुत आसानी से उसे रिलेटेबल होता है तो बढ़िया समझ में आता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ऐसे आपको रिलेट करवाऊं। आप सब भी केवीएन है बहुत सारे, मैं भी केवीएन हूं, केवीएन जिंदाबाद, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया
ये लेवल्स हैं, ये हायरार्की है। वैसे ही एनिमल किंगडम में जब आप किसी भी एनिमल को बेटा क्लासिफाई करना चाहते हो तो आपको उसको हायरार्की वाइज प्लेस करना पड़ता है। किंगडम प्लांटाई है या किंगडम एनिमेलिया है? अच्छा एनिमेलिया है, फिर एनिमेलिया में कौन से फाइलम में है? अच्छा इस फाइलम में है। फिर कौन से सब फाइलम में है? अच्छा इस सब फाइलम में। फिर कौन से सुपर क्लास में है? अच्छा फिर कौन से क्लास में है? मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अरे भाई सारे स्कूल जिंदाबाद, सारे स्कूल मस्त होते हैं भाई, चिल करो भाई। ये बचपन से चलता आ रहा है। जब मैं केवी में पढ़ती थी तो केवी और आर्मी स्कूल में बड़ा वो होता था, लेकिन मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे तो आर्मी वाले बच्चों को पता होगा कि बड़े सारे बच्चे उनके आर्मी स्कूल में भी होते हैं, बट केवी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। नवोदया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हाँ चलो चलो, अब सारे जिंदाबाद बेटा, सारे जिंदाबाद। नीट में सिलेक्ट हो जाओ वरना जिंदाबाद करते रह जाओगे। अब यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रही थी? मेरी भावनाओं को आप समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? मेरी भावनाओं को समझ पाए बेटा मैं क्या कहना चाह रही थी आप लोगों से? अब मैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूं बेटा, तो मैं सबसे पहले ना इसकी क्लासिफिकेशन लिखूंगी कि भाई इसकी क्लासिफिकेशन क्या है ना? इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो मैं राइट साइड में क्लासिफिकेशन लिख रही हूं। मैं राइट साइड में क्लासिफिकेशन लिख रही हूं। तो मैम एक ना बेटा ये बना देती हूं डिवीजन, तो मेरे लिए थोड़ा ना आसान होगा सिमेट्रिक तरीके से लिखना। सही है? सही है। लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है बेटा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो। नॉर्मल पोर्ट्रेट में अगर तुम्हारे पास राइट साइड पे जगह नहीं है तो तुम इसी के नीचे से लिख सकते हो बेटा, कोई दुखद समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दुखद समस्या नहीं है। सबसे पहले मैम इसका फाइलम क्या, नहीं सबसे पहले तो किंगडम। मैम ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? फिर मैम ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फिर मैम ये कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है? फिर मैम ये कौन से क्लास से, क्लास से पहले सुपर क्लास। और ये पूरा एनिमल किंगडम में भी पढ़ाऊंगी बेटा, हालांकि फिर वहां पे मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हो। और फिर मैम ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। डन है। अगर मैं इसका किंगडम देखूं तो मैम ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? एनिमेलिया, जिससे हम भी बिलोंग करते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें और हम में इतनी समानताएं क्यों हैं, काफी सिमिलैरिटी क्यों है बेटा, है ना? किंगडम है एनिमेलिया, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम है बेटा इसका आर्थ्रोपोडा, क्यों लिख रही थी, कॉकरोच की याद आ गई। फाइलम है बेटा इसका कॉर्डेटा, तो हम भी बेटा कॉर्डेटा या कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा। मैम सब फाइलम इसका क्या है? मैम सब फाइलम इसका है मैम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम इसका क्या है? वर्टिब्रेटा, तो हम भी बेटा वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं, ये भी वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है। ठीक है। सुपर क्लास क्या है इसकी? मैम टेट्रापोडा, तो बेटा हम भी टेट्रापोडा से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप यहां तक देखो तो यहां तक इसकी और हमारी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। हम भी एनिमल्स हैं, एनिमेलिया। हम भी कॉर्डेटा है, ई भी कॉर्डेटा। हम भी वर्टिब्रेट, तो ई भी वर्टिब्रेट। हम भी टेट्रापोडा, तो ई भी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा का मतलब होता है अपेंडेज या लिम्स, जैसे आप मानो ना, तो अपने भी चार, दो हाथ और दो टांग है ना, चार अपेंडेजेस हैं, तो वैसे ही टेट्रा चार, तो इनके भी हैं। लेकिन बस इनकी जो क्लास होती है बेटा वो एम्फीबिया है। हमारी क्लास एम्फीबिया नहीं है, मेरी क्लास है बेटा मैमेलिया और तुम्हारी क्लास है बेटा रेप्टिलिया, क्योंकि तुम सपोले हो ना। सपोले या स्नेक्स रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं, जैसे लिजर्ड्स होते हैं तुम्हारे घरों में, है ना। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ पे भी याद रखो। और जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी बेटा मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट करूंगी कि कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं इन्हें, है ना, वर्टिब्रेटा क्यों बोलते हैं इन्हें, टेट्रापोडा क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं तुम्हें वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, इनका फीचर। अभी आप यहाँ पे लिख लो। जब मैं एम्फीबिया की बात करती हूँ ना तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है।
बेटा हर एक की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन आपको मैं नहीं कर सकती कि कॉर्डेटा क्यों बोला। कॉर्डेटा को कॉर्डेटा बोलने के लिए उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो तुम्हें अभी समझ ही नहीं आएगी। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, वेंट्रल हार्ट। तो तुम्हें अभी कॉर्डेटा के फीचर्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा के क्या फीचर्स होते हैं, जरूरत नहीं है। I will explain everything to you in Animal Kingdom, because here we were discussing about frogs, so it was necessary for me to mention all these things. Okay, I think you've got it. Okay, chalo. Angrezi. I also know too much English. I've just come from US, so I will only talk in English. I will walk in English. I will drink in English, eat in English. Yeah, so what I was saying is general characteristics number 1. When you're saying, बिल्कुल फील नहीं आती ना, बिल्कुल फील ही नहीं आती जब अंग्रेजी में बोलते हैं इतना। एम्फीबिया बोलते हो बेटा, एम्फीबिया का क्या मतलब है? आप क्यों कहते हैं कि एम्फीबिया से बिलोंग करता है? एम्फीबिया के शब्द में इसका मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। जब आप बोलते हैं कि मैम दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबियंस, यस, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। कोई मुझे इसका आंसर बताओ ना। दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबियंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबिया? आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ है बेटा, आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ है। ओ माय गॉड, एक बच्चा लिख रहा है ओ माय गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एम्फी का क्या मतलब होता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल। बिया का वर्ड का मतलब आया है बायोस या फिर लाइफ। इनकी दोहरी जिंदगी होती है। जैसे कई लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं ना, मम्मी पापा के सामने पढ़ाई करने का नाटक करते हैं और एक्चुअल में नहीं पढ़ रहे होते, तो ऐसे बच्चे दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक तरफ पे वो बहुत सिंसियर हैं और असलियत में फ्रॉग की डुअल लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा दे कैन लिव ऑन द लैंड, दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो एंड दे कैन लिव इन वाटर ऑल्सो। तो फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का क्या मतलब है? फ्रेश वाटर ताजा पानी। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर ये दो प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। फ्रेश वाटर जैसे आपका रिवर हो गया है ना, मरीन वाटर आप बोलते हो जैसे समुद्री पानी, सी वाटर। तो ये समुद्र में नहीं है बेटा, ये आपके फ्रेश वाटर है, आपके नॉर्मल, आपके बेटा रिवर हो गई, पॉन्ड्स हो गए, है ना, तो इनमें ये पाया जाता है फ्रेश वाटर। सो दे कैन सर्वाइव और दे कैन लिव ऑन दी लैंड एंड दे कैन लिव इन दी वाटर, फ्रेश वाटर ऑल्सो। समझ गए? यस। तो डुअल लाइफ है मतलब मैम यहां पे हम लिख सकते हैं दे लिव ऑन लैंड, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं मैम, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, as well as वाटर। यहां पे लिखो फ्रेश वाटर। इसीलिए डुअल लाइफ, इसीलिए डुअल लाइफ, ठीक है, इसीलिए डुअल लाइफ, ठीक है, डन है मैम। दूसरी बात इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? पहले मैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूं, फिर मैं इनकी मॉर्फोलॉजी में आऊंगी, यानी कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, वो मॉर्फोलॉजी है। फिर एनाटॉमी में आएंगे कि डाइजेशन कैसा है इनका, रेस्पिरेशन कैसा है, इंटरनल। अभी तो मैं जनरल बातें कर रही हूँ। जनरल बातों के बाद उनकी शक्ल सूरत कैसे दिख रही है, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी में बाद में आएंगे बेटा। फ्रॉग्स को या एम्फीबियंस को ही ना इन जनरल इनको बोला जाता है दीज आर पोइकिलोथर्म। आपको ना भले ही इस शब्द का मतलब नहीं पता है, बट मेरे को पक्का पता है कि तुम्हें इसका मीनिंग पता होगा। जब मैं आपको मीनिंग इसका बताऊंगी ना तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ हमें पता है मैम। पोइकिलोथर्म या फिर इन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। इनको पोइकिलोथर्म या फिर बेटा बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दीज आर पोइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब मैम कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है या पोइकिलोथर्म का क्या मतलब होता है? हम होते हैं बेटा वार्म ब्लडेड, हम होते हैं वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्म्स बोलते हैं हम अपने आप को, अपने से कंपेयर करना।
और इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म। बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड उनको मतलब भी पता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है। अब बेटा जैसे तुम्हारी अगर मैं बात करूं या मेरी बात करूं तो हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, नहीं हार्ट के चेंबर मत बोलो। तो अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है फिक्स होता है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है भाई, बाहर का कितना भी टेम्परेचर हो, अपना 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस अपना जो टेम्परेचर है भाई वो फिक्स है। बाहर का टेम्परेचर चाहे -10 है, -2 है, 0 है या 40 है, 50 है, अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। वी डू नॉट चेंज आवर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट। बट इन भाई साहब का या इन बहन जी का जो टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग चेंज होता रहता है। दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे कैन एडजस्ट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटर टेम्परेचर, बट सबकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि चेंज ही करते रह जाएंगे बल्ले बल्ले शावा शावा, नहीं भाई, एक लिमिट तक कर सकते हैं। बट पोइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड बोलने का कारण ये है कि दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे कैन चेंज इट अलोंग विद द चेंज इन आउटर टेम्परेचर। समझ में आ गई बात बेटा? पोइकिलोथर्म का मतलब मैडम जी ने क्या बताया, या कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे डू नॉट हैव a fixed or constant body temperature. They do not have a fixed or constant body temperature. It changes with change in टेम्परेचर आउटसाइड। पहले यहां तक बेटा डन डनाडन डन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप यहां तक बेटा डन डनाडन डन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है? ओ सपोलो जल्दी जल्दी डन डनाडन डन कर लो यार, एक गर्म पानी। डन डनाडन डन। अच्छा, आपको मेंढक यूजुअली कब नजर आते हैं बेटा? मतलब यूजुअली मेंढक कब नजर आते हैं बेटा? यूजुअली तुम्हें मेंढक कब नजर आते हैं? जल्दी बताओ जल्दी। मतलब ऑल टाइम ज्यादा नजर आते हैं या कभी कभी ज्यादा नजर आते हैं, कभी कभी कम नजर आते हैं? क्या लगता है बेटा? आप अपनी जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और बताइए जरा कि ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मैम, क्या करूंगी मैं? तीसरा पॉइंट लिखूंगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। मॉनसून में, बारिश में, बारिश के मौसम में टर 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 करते हुए नजर आते हैं। यस, हाँ, मतलब कि अगर तुम्हें मैं बोलूं बेटा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जैसे अभी का सीजन है, बहुत गर्मी होगी, तुम्हें फ्रॉग नहीं नजर आएंगे। अभी बहुत ठंडी का मौसम गया है, फ्रॉग नहीं नजर आएंगे। एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम समर में एक ही बात हुई ना, एक्सट्रीम समर में और एक्सट्रीम विंटर में ये भाई साहब और बहन जी आपको नजर नहीं आते हैं। आपने बोला बारिश के मौसम में, बिल्कुल सही। उनको ना अपनी वैसे भी स्किन को मॉइस्ट, गीला रखना पड़ता है क्योंकि वो उससे ब्रीथ करते हैं, तो वो उनको ड्राई नहीं कर सकते, है ना? अच्छा सुनो मेरी बात, यानी कि मैम उनमें फिर उनका क्या होता है, अचानक से वो गायब क्यों हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं? ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर सीजन, पीक समर या पीक विंटर, वो बरोज बनाते हैं। और बरो बनाने में उनके ना लिम्स, उनके 4 लिम्स या हाइंड लिम्स, उनके जो लिम्स होते हैं उनकी मदद से वो गड्ढा करते हैं और बरो क्रिएट करके वो बरो में चले जाते हैं, डीप इनसाइड द बरो। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम पीक समर एंड पीक विंटर, वो समर स्लीप बोलते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं। ये तुम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बताओ क्यों? क्योंकि जब पीक पढ़ाई करने का सीजन होता है तो तुम भी बेटा समर स्लीप कर रहे होते हो, अभी कर रहे हैं आधे लोग तो क्लास में स्लीप कर रहे हैं। अभी विंटर आएगा, पीक पढ़ाई का सीजन दिसंबर में, तुम लोग हाइबरनेशन में चले जाओगे, विंटर स्लीप में। तो तुमसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता। कहोगे मैम आप बहुत हमारी मैम बेइज्जती कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ बेटा, 100% कर रही हूँ, खुल के बोल रही हूँ। जैसे फ्रॉग बेटा पीक समर और पीक विंटर में नहीं नजर आते, तुम पीक पढ़ाई के सीजन में नजर नहीं आते। तुम कब नजर आते हो? नीट से 2 महीने पहले की स्ट्रैटेजी देखेंगे, 10 दिन पहले की स्ट्रैटेजी देखेंगे, 5 दिन में कैसे नीट क्लियर करना है। क्योंकि जब पीक सीजन था पढ़ने का तब हमने पढ़ाई नहीं मैम। सही बात है ना? जल्दी बताइए। एक्चुअल में पीक सीजन में पढ़ाई करो नलायकों। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ड्यूरिंग पीक
पीक यानी कि बहुत ज्यादा समर, ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर, ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर, है ना। कैसे सांस लेते हैं फ्रॉग अभी बताऊंगी ना बेटा अगले अगले क्लास में। पीक समर एंड पीक विंटर दे मेक डीप बरोज। क्या करते हैं? डीप बरोज। तुम जीवन में बेटा ये वाली क्लासेस कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस। अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो, सच्ची बता रही हूं, कभी नहीं भूलोगे बेटा। तुम्हें ना एग्जाम हॉल में ये सारी कहानियां याद आएंगी। दे मेक डीप बरोज एंड लिव इनसाइड। गड्ढे बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। एज दे गो into summer sleep, as they go into summer sleep, समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन। कभी कभी ये शब्द का मतलब ना आप गलत कर देंगे बेटा, तो इनको ध्यान देना। इन शब्दों का मतलब ना हेरा फेरी कर देते हो बेटा। एस्टिवेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है समर स्लीप, एनर्जी कंजर्व मोड में चले जाते हैं। एंड विंटर स्लीप, और विंटर स्लीप के लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइबरनेशन। तो अदला बदली ना करें कृपया करके, इन शब्दों की अदला बदली कर दोगे तो नंबर नेगेटिव हो जाएंगे बेटा। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। इनको डेफिनेटली स्टार मार्क करने का है बच्चा पार्टी। अरे शिवम, चलिए चलिए चलिए। हाँ शगुन बेटा, सबका नाम बेटा, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, कैसे सबका नाम ले लेंगे बेटा? डन 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 डन। और लास्ट बेटा एक जनरल बातों में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और बात हमें लिखनी है कि फ्रॉग के पास एक और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है। क्या बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है बेटा? ध्यान से सुनना। वो बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जब वो लैंड पे होता है तो लैंड का कलर ले लेता है, जब वो ग्रास पे होता है तो ग्रास का कलर ले लेता है। कलर चेंजिंग। सो व्हेन दे आर ऑन ग्रास और दे आर ऑन लैंड, दे कैन चेंज देयर कलर एंड दिस चेंजिंग कलर इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कलर जो ये चेंज कर रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर इन, दैट इज कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। एंड दिस काइंड ऑफ कलर चेंज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। कॉपी करना। मेरी बात समझ रहे हो? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मिमिक्री। पहले मैं लिख लेती हूं फिर मैं समझाती हूं। क्या बोला मैंने? when they are on land or on grass they can change their color, they can change their color, जिससे बोला जाता है कलर चेंज जो किया इन्होंने ना, इस कलर चेंज को बोला जाता है कैमोफ्लेज। They can change their color according to the background, according to the background, according to the background, and this protective coloration, and this protective coloration, this protective coloration is known as मिमिक्री। कॉपी करना। ये जो प्रोटेक्टिव, इसे प्रोटेक्टिव क्यों बोला कोई मुझे बता सकता है? बोला कि भाई अगर वो ग्रास पे है तो ग्रास जैसा कलर हो जाएगा, अगर वो मैम लैंड पे है तो लैंड जैसा कलर हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज करना। और इस तरीके से कलर चेंज करके प्रोटेक्टिव जो ये फंक्शन शो कर रहा है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, इसे बोला जाता है मिमिक्री। मिमिक करते हो ना, जैसे आप अपने टीचर्स की मिमिक्री करते होगे,
नमस्कार नमस्कार, या जो भी टीचर आपको बेटा आपको लगता है आप कॉपी कर सकते हो, आप कॉपी करते होगे, उनकी मिमिक्री करते हो ना, कॉपी करते हो। वेरी गुड। टू अवॉइड एनिमीज, टू प्रोटेक्ट, ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन है ना बेटा, इसका मतलब है जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, ताकि उनका खुद का शिकार ना हो जाए। लेकिन सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं है बेटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बेटा ये सिर्फ एनिमीज से बच नहीं सकते, बल्कि ये अटैक भी कर सकते हैं। जब ये खुद जब इनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि लैंड पे लैंड जैसा कलर हो गया, ग्रीन पे ग्रीन जैसा कलर हो गया, तो ये अटैक भी तो कर सकते हैं ना। टू कैप्चर द प्रे, टू कैप्चर द प्रे, हाँ या ना? यस एवरीबॉडी, हाँ देखो देखो कॉपी कर रहे हो ना। यस सबोल आर्मी, क्या बोलते हैं बेटा, एनिमी से तो प्रोटेक्ट अपने आप को करेगा ही, प्लस बेटा शिकार भी तो कर सकता है, क्योंकि ये जिसका शिकार करेगा उसको भी तो नहीं पता होगा कि ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं दबोचने के लिए हमें, हाँ या ना? ऑल्सो टू कैप्चर प्रे, बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या तो नहीं है। प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार पकड़ने के लिए। कोई दुखद समस्या यहां तक अगर नहीं है तो एक थम्स अप दे दीजिए, एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए जल्दी से, डन 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 डन। सपोलों से बचने के लिए ई बात कह रहे मैम, सपोलों से बचने के लिए, और क्या, सपोला तो इसका शिकार करेगा ना, तो उससे बचने के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात बोली बेटा, बिल्कुल सही बात बोली बेटा, कोई दुखद समस्या तो नहीं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन देखी, हमने देखा सबसे कॉमन स्पीशीज है राना टिग्रीना, एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम से बिलोंग करता है, टेट्रापोडा सुपर क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। एम्फीबिया बोला क्योंकि इसकी डुअल लाइफ होती है, डुअल लाइफ का मतलब पानी में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल भी होता है। फिर हमने बोला कि मैम एक्सट्रीम समर सीजन में या एक्सट्रीम विंटर सीजन में ये बरो करते हैं, गड्ढे बनाते हैं और गड्ढों में चले आते हैं। समर स्लीप को बोला एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को बोला मैम हाइबरनेशन। फिर हमने बोला कि मैम इसका पिछला पॉइंट हमने क्या लिखा था बेटा, कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनका नहीं होता है, जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसे चेंज हो सकता है। फिर हमने बोला जैसी जगह पे रहेंगे वैसा कलर चेंज कर सकते हैं, जिसे केमोफ्लेज बोलते हैं, और इस तरीके की प्रोटेक्टिव कलरेशन से ये क्या करते हैं बेटा, अपने आप को एनिमी से बचाते हैं, इवन प्रे को कैप्चर करने में भी मदद होती है। समझ गए? यस एवरीबॉडी, ये बिल्कुल उसी तरीके से रंग चेंज करते हैं बेटा, जैसे तुम करते हो ना, तुम नहीं रंग बदलू दल बदलू। अभी तुमसे पूछे बेटा फेवरेट कौन है तुम्हारा, हाँ, जो टीचर सामने होगा वो तुम्हारा फेवरेट। कल को दूसरा टीचर पूछेगा तुम्हारा फेवरेट कौन है बेटा, नहीं नहीं सर वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप हो मेरे फेवरेट, पक्का आप ही हो। रंग बदलू दल बदलू बेटा, सारे फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक सपोलो से मिलते हुए हैं। रंग बदलू, दल बदलू, मिमिक्री, केमोफ्लेज, थाली का बैंगन, है ना, सब मेरे प्यारे सपोले बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनोसेंट से। आप ही हो मैम, आप ही हो, सच बोल रही हो, कसम से मैम, कसम से। मॉर्फोलॉजी, अब बात करेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, मॉर्फोलॉजी। चलिए चलिए चलिए, ये देखो बात करेंगे बेटा इनकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी, रिश्ते, एक बच्चा कह रहा है हमारे रिश्तेदार हैं मैम थाली के बैंगन। ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है बेटा। अब देखो कोई बेटा, देखो बात ये है कि फेवरेट कोई भी हो, फेवरेट आई डोंट नो, फेवरेट होते हैं कई लोगों से जिनको आपको कभी कभी लगता है ना कि दिल से कनेक्शन हो गया। कई टीचर्स, कई लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं जिनका ना दिल का रिश्ता बन जाता है ना, और वो समय के साथ बनता है, और फिर वो दिल का रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाता है, फिर उसको आप नाम दे देते हैं कि हमारे फेवरेट है ना। कई लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कई लोगों के जीवन से आप इंस्पायर होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी देखा नहीं है, हमें भी लगता है आप लोगों के लिए, हमने आपको देखा नहीं है, बट ऐसा लगता है कि यार कल जब नीट का पेपर था ना तो मेरे को टेंशन हो रही थी यार, मेरे को ऐसा लग रहा था भगवान पेपर अच्छा है, भगवान पेपर अच्छा है यार, बच्चों के लिए पेपर अच्छा है। तो ऐसा लगता है जिनको कभी देखा नहीं है बट उनसे इतना रिश्ता हो गया है कि यार उनके लिए हम दुआएं मांगते हैं, उनके लिए चीजें बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्यार है बेसिकली एक तरीके से, जिसका आप अलग अलग तरीके से नाम दे सकते हो, है ना। तो ये म्यूचुअल फीलिंग होती है ना, समझे।
चलिए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में अगर आप फ्रॉग को बेटा देखेंगे, देखो वैसे तो फ्रॉग बनाया हुआ है ऐसा, सुनो ये देखो, ये फ्रॉग बनाया हुआ है बेटा, यस। अगर आप फ्रॉग की शक्ल सूरत को थोड़ा सा ध्यान से, अच्छा फ्रॉग को कभी किसने फ्रॉग के ऊपर पैर दिया है? हाँ जल्दी बताओ, फ्रॉग के ऊपर आपने कभी कभी पैर दिया है बेटा? फ्रॉग गलती से अगर कभी दिया हो, ऐसे पच्च सी आवाज आती है, ऐसे पच्च सी आवाज आती है। हाँ ऐसा क्यों होता है? फ्रॉग की जो, मेरा मुंह भी ऐसे बन गया है क्योंकि फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, ऐसे बहुत म्यूकस, म्यूकस मतलब चिपचिपा, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, म्यूकस से भरी हुई स्किन होती है। देखो बोला है ना, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? एकदम स्मूथ, स्लिपरी, फिसल जाएगी ऐसा लगता है, स्मूथ, स्लिपरी और गीली गीली होती है, मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन्ड होती है, और बिल्कुल म्यूकस होता है उनके ऊपर, है ना, म्यूकस होता है। अच्छा देखो वैसे तो फ्रॉग का डायग्राम तुम्हें बनाना नहीं है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा आउटर अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, अगली क्लास में फ्रॉग बनाऊंगी, फ्रॉग बनाने की वैसे जरूरत नहीं है जो डायग्राम दिया हुआ है, बट मैं अगली क्लास में तुम्हें बना के बताऊंगी, क्योंकि अभी बनाऊंगी तो समय लगेगा। वैसे तो देखती हूं बना पाऊं तो। मॉर्फोलॉजी में मैं सबसे पहले बात करूंगी इनकी स्किन की। तो इनकी जो स्किन होती है मैम, स्किन इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी स्किन देखो और फ्रॉग की स्किन देखो तो बहुत अंतर है बेटा। आपकी स्किन के ऊपर हेयर है, आपकी स्किन के ऊपर केराटिन प्रोटीन है, इनकी स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a lot of mucus, due to the presence of a lot of mucus, बहुत सारा म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिनकी वजह से इनकी स्कून बोल रही हूँ बेटा, इनकी जो स्किन होती है ना बेटा, एक बच्चा कह रहा है छी, अरे भाई बचपन में बहुत पकड़ा है मैम, हाँ है ना। तो क्या होती है बेटा? स्मूथ एंड स्लिपरी, म्यूकस होता है। फिर मैं अगर इनकी स्किन बोलूं ना, स्किन जो होती है इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, ऑलवेज मॉइस्ट, हमेशा बेटा इनकी स्किन जो होती है गीली होती है। और आगे मैं आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी फ्रॉग का तो आप देखोगे गीली इसीलिए होती है, मेंटेन करना पड़ता है। आप इनकी स्किन को देखोगे ये ड्राई नहीं होती है, ड्राई इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनको स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग करनी होती है, तो ड्राई नहीं हो सकती है। तो आगे जो मैं आपको ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी बेटा तो आप देखोगे कि ये अपनी स्किन के थ्रू भी एक्सचेंज करते हैं। सोचो, स्किन के थ्रू भी एयर की एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, ऑफ कोर्स लंग से भी करते हैं और भी बहुत सारी मल्टीपल चीजें, बट इनकी स्किन हमेशा गीली होती है, मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन होते हैं, ऑलवेज मॉइस्ट। फिर हम बोलते हैं, आपको पता है फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग क्या लिख रही हूं बेटा मैं? फ्रॉग, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन, बट एब्जॉर्ब्स थ्रू स्किन। ये स्किन से ही पानी एब्जॉर्ब करता है और ये कभी पानी पीता नहीं है। ठीक है, आज मैं यहीं तक रख रही हूं, मैं एक फ्रॉग का छोटा सा डायग्राम बना रही हूं। ठीक है, फ्रॉग का छोटा सा, नहीं स्नेक की स्किन ऐसी नहीं होती है, स्नेक के ऊपर तो बेटा वो होते हैं ना, स्केल्स होते हैं, और वो तो उसको शेड ऑफ भी करती है। तुमने बेटा मूवी में नहीं देखा, भाई शेड ऑफ करती है, मोल्टिंग एक्डाइसिस। आपने उसको क्या बोलते हैं हिंदी में भी कुछ बोलते हैं ना, किन सांप की जो वो केचुली बोलते हैं ना, केचुली, है ना, तो वो तो शेड ऑफ करता है भाई, उसकी स्केल्स होती हैं, इनके पास कोई स्केल्स नहीं होती है बॉडी के ऊपर। ठीक है ना। एक छोटा सा बेटा छवि बनाते हैं फ्रॉग की, फिर हम आज की क्लास की एंडिंग कर देंगे, ताकि हम कल ना यहां से बेटा शुरू कर पाए। एक छोटा सा वैसे डायग्राम, जैसे कि मैं बोल रही हूँ जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना, मैं तुम्हें थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। कोशिश कर रही हूं मैं कि मैं थोड़ा सा फ्रॉग बना के बताऊं, है ना।
बाकी अगर तुम्हें लगता है नहीं बनाना तो बेटा यू कैन टोटली स्किप दिस, हम एनसीईआरटी के डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं। इसका मुंह बहुत चोंच जैसा हो गया बेटा, लंबा। ये इतनी पेंटिंग करूंगी ना बेटा, पेंटिंग में पूरा टाइम चला जाएगा। इसको कल के लिए रख दें क्या बेटा, कंप्लीट पे तुम्हारी क्लास के टाइम से ऊपर हो जाएगा बेटा क्लास ना। फिर तो कहूंगे अरे मैम अगली क्लास में बना लेना मैम। अच्छा बन नहीं पाएगा बेटा, फिर अगली क्लास में बनाए, क्या कहते हो, क्या कहते हो, जल्दी बताओ। कल की क्लास में ना फिर आराम से बना पाएंगे यार, अभी ना फिर मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, फिर थोड़ा गंदा बन जाएगा। अच्छा बनाना है तो थोड़ा समय लगेगा। इतना बना के छोड़ देती हूँ, इसके आगे की पेंटिंग अगली क्लास में करेंगे, क्या कहते हो, ये सही है। अभी नेक्स्ट क्लास, अभी मैं इतना बना के छोड़ दे रही हूं ताकि अगली क्लास में बेटा मैं यहां से कंटिन्यू कर पाऊं। अभी मैं इसकी आउटलाइन बना के जा रही हूं, कल की क्लास में फिर से मैं आउटलाइन लेके आ जाऊंगी अगर किसी ने नहीं भी बनाया होगा ना। तुम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछना सही नहीं है क्योंकि तुम लोग बेटा मिक्स्ड मिक्स्ड आंसर देते हो। तुम टीचर को कंफ्यूज करते हो। कभी कभी ऐसा लगता है काय को पूछा। चलो बन गया, आउटलाइन बन गया है, इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा फ्रॉक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ। थोड़ा थोड़ा लग रहा है फ्रॉक के जैसा। हाँ। इसको अगली क्लास में बेटा कंटिन्यू करें। ठीक है, इसको अब अगली क्लास में बेटा इसी ड्राइंग को लेके आएंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डन 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 डन। तुमने अगर नहीं भी इतने बड़े पैर, अरे कोई नहीं भाई, थोड़ा फ्रॉक जैसा तो लग रहा है ना। डायनासोर कहां से, टर्टल। तुम्हारे घर में मिलता होगा ऐसा टर्टल, बड़े आए टर्टल। कौन से एंगल से ये टर्टल लग रहा है तुमको। मैं अब अगले, हाँ मेडी जी की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं बच्चे, वो मैं बताती हूँ। बेटा सुनो, अब इसके तो स्क्रीनशॉट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अब एनसीईआरटी है, तो तुम एनसीईआरटी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है ना। यस, इसको अगली क्लास में करेंगे। थोड़ी सी मैं बेटा मेडिजी वाली बात बता देती हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तुम्हें आज की क्लास मजा आया है बेटा, आगे तुम्हें और भी फन आएगा फ्रॉक पढ़ने में। अभी तुम्हें कैसा लगा फ्रॉक पढ़ने में, मेरे को एक बारी बात बताओ। अच्छा लगा, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा जबरदस्ती तो नहीं लग रहा है ना कि जबरदस्ती पढ़ रहे हैं कोई चीज। ऐसा तो नहीं लग रहा, फन आ रहा है। यस। अच्छा, मेडिजी के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, तो जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम लेना जरूरी है क्या, बेटा देखो पहली बात मेडिजी है क्या। मेडिजी चाहे 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, चाहे फिर आपका, फटाफट से कंप्लीट कर रही हूं और फिर आप अपने भाई बंधुओं को बता देना। तो मेडिजी जो है बेटा वो 11th के बच्चे के लिए भी है, 12th के बच्चे के लिए भी है, ड्रॉपर बच्चे के लिए भी है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इट इज दी हैंड रिटन नोट्स। आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास के नोट्स हैं। और आपको मैंने अभी बताया बेटा नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है।
आप में से कई सारे बच्चे होंगे बेटा जो शायद स्कूल जा रहे होंगे और कई सारे बच्चे होंगे जो डमी स्कूल में होंगे। मैं हमेशा कहती हूं क्लास में नोट्स बनाओ, चाहे आप ये मेडिजी लो, चाहे आप मेडिजी ना लो, आपको क्लास में तो नोट्स बनाने हैं। क्लास में क्यों नोट्स बनाने? क्योंकि बेटा क्लास में अगर नोट्स लिखोगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जो लोग स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना बेटा, मैं समझती हूं कि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कंटेंट को बहुत ज्यादा लिखना, और कई बार कई लोग क्लास में भी कंटेंट लिख नहीं पाते बहुत अच्छी तरीके से। अभी शुरुआत में 1-2 क्लासेस में तो लिखते हो और लास्ट में जाते जाते बेटा आपके बैकलॉग्स हो जाते हैं कोई भी रीजन से, तो आप क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। और जो लोग स्कूल जाते हैं खास करके उनके लिए, टाइम सेव के लिए तो डेफिनेटली बेटा, और एक जगह पे आपको बेटा कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं, कोई भी चीज लाइफ में जरूरी नहीं होती है, अगर आपको लग रहा है जरूरी है या नहीं है वो तो बेटा इट इज अप टू यू। बट मैं तो आपको यही कहूंगी कि ऑफ कोर्स अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और एक्यूरेट आपको सारी चीजें एक जगह पे कहीं पे मिल जाए तो डेफिनेटली हैंड रिटन नोट्स आर अ मस्ट। लास्ट में आप इस चीज के लिए स्ट्रगल करो कि कहां से ढूंढूं, कहां से आएगा, और पेपर इसके बाहर से नहीं आएगा, सारा कंटेंट जो है पेपर इसी के अंदर से आएगा, क्योंकि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आई होप कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी क्या रेलेवेंस है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं बहुत छोटी सी बात बेटा आप लोगों को बता दी, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से ही बेटा किताब आई है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं होता तो ये जूलॉजी मेडिसिन नहीं आती। डेफिनेटली दिस इज योर लव। एंड जाते आते मैं एक गाना आप लोगों को सुना देती हूँ, ठीक है? यस एवरीबॉडी, सुना दे सॉन्ग। चलो एक सॉन्ग सुनाते हैं, बंगाली सॉन्ग। एक बच्चा कह रहा है, चलो एक छोटा सा गाना बंगाली से शुरू करती हूँ और हिंदी पे खत्म करती हूँ, ठीक है? तो जब मैं बंगाली वर्जन गाऊंगी तो सारे लोग भाग मत जाना, क्योंकि वो हिंदी वर्जन में भी आएगा, ठीक है? यस। মনে পড়ে রবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन। ये देखो तुम्हारे लिए बहुत रिलेटेबल गाना है, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए गा रही हूं। देखो, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। तुमने कोई दिन नहीं दिखलाया बेटा, तुम अच्छा दिन दिखलाओगे, ठीक है? ये गाना है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना, ठीक है? जैसे बेरहा की रुत मैंने काटे, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मैम आप बंगाली हो? यस, बाय जीन्स बंगाली और दिल से हिंदुस्तानी, ठीक है? चलिए जी, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल बेटा सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बेटा अच्छा कमेंट्स करके जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा बेटा, और कौन सा पार्ट आपको सबसे मजेदार लगा। हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। टाटा टाटा, थैंक यू।